गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताओ, मुझसे पहली बार कौन पढ़ रहा है? पहली बार फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है कोई भी नहीं? आप बस फाउंडेशन नहीं पढ़ा? कहाँ गए मुझे छोड़ के? फाउंडेशन में अलग कोचिंग थी? अच्छा, कोई बात नहीं। ऑनलाइन कोई आप में से? हाँ, चलो ऑनलाइन जल्दी से बताना, कोई आप में से जो मुझसे नहीं जुड़े हुए थे फाउंडेशन में और अब फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ोगे? हाँ, सब पुराने बच्चे। इतना भरोसा है मुझ पे? हैं, इतना भरोसा है? बताओ ना, मुझसे बात करो, मुझसे मुझसे मुझसे। मैं आ गई, मुझसे बात करो। मुझ पे इतना भरोसा है? सब आ गए हैं, सारी शक्लें पुरानी पुरानी। ऑनलाइन मुझे नाम भी याद आ गए, अर्शदीप, आई रिमेंबर, हर्ष, प्रिया, आयुष, हाँ ये सब नाम, प्रियांशी। हाँ जी, इंटरनेशनल क्या हो गया? हाँ, दुबई वाला क्या हुआ? अच्छा, वो आप ही के बैच में थी क्या? ओके, अभी तो मुझे नाम ऐसा दिख नहीं रहा। आपको याद है दुबई वाली? अरे, अभी जो हमारा फंक्शन हुआ था आप लोगों को जिसमें ट्रॉफीज़ मिली हैं, उनका भाई आया हुआ था टू कलेक्ट द ट्रॉफी, इफ़ यू पीपल नो। तो वो स्पेशली मिले थे, उनका रियल ब्रदर, ही केम टू टेक द ट्रॉफी ऑन बिहाफ ऑफ हर, और शायद उनकी अपनी ट्रॉफी भी थी। तो वो आए हुए थे स्पेशली इसी फंक्शन के लिए, ठीक है। सो ऑनलाइन वाले कह रहे हैं फ्रॉम फाउंडेशन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा, हर्ष फर्स्ट टाइम, ओके, चलो ठीक है। फिर फिर एक बार मेरे अंदाज में क्लास शुरू करें? हाँ जी, करें, ठीक है। चलो फिर एक बार जय माता दी, राधे राधे। ऑनलाइन ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आ जाओ, शुरू करेंगे फिर आपके साथ आज एक नया सब्जेक्ट, और पेशेंस थोड़ा सा बना के चलेंगे। अब बातें नहीं करेंगे, बीच बीच में आपको पता है हम बातें भी करते हैं। फाउंडेशन से आप हमें जानते हैं, क्लास को मोनोटोनस नहीं होने देंगे। ऑल्दो पूरा 100% थ्योरी है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि क्लास जो है वो एक स्मूथ तरीके से चले। जहाँ पे चीज़ों को मैं इंटरेस्टिंग बना पाऊँगी आपके लिए, वो मैं काम करूँगी। पहली बात ये दोस्त, हमारा एसएम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 100% थ्योरी पेपर है। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी मिलेगी। तो 100% पेपर आपका थ्योरी है। पढ़ाऊँगी मैं, पढ़ेंगे आप। लिखवाऊँगी मैं, लिखेंगे आप। समझाऊँगी मैं, समझेंगे आप। फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करते थे, एंड इफ़ यू पीपल रिमेंबर, मैं हर क्लास में ये प्रवचन बोलती थी, इकोनॉमिक्स में लर्न कुछ नहीं करना है। याद आई आपको मेरी बात? मैंने कभी किसी क्लास में आपको नहीं कहा था बेटा इसको लर्न कर लेना। मैंने लर्न कुछ नहीं करवाया था। वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया था। और क्या मेरा इको एग्रीगेट बना के गया आपका? पक्का? श्योर? ऐसा तो नहीं मैं बैठी हूँ इसलिए बोल रही हूँ? हाँ, नहीं, सच बात है, ये बना दिया होगा एग्रीगेट। तो यूजुअली जब हम फाउंडेशन पढ़ रहे होते हैं, और अगर हम आपसे ये बात कहें कि पेपर 3-4 हेल्प करता है एग्रीगेट बनाने में, बच्चा उतना उस बात पर नहीं भरोसा करता है। पर क्योंकि एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट आप देख चुके हैं, तो अब उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं रिलाय आप करते हैं कि हाँ पेपर 3-4 एग्रीगेट्स बनाते हैं। जो तरीका था पढ़ाने का वो फाउंडेशन में आपके लिए बहुत फेवरेबल रहा। अब जो भरोसा आपने मुझ पे फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में दिखाया, सेम भरोसा मुझे अब आपसे चाहिए यहाँ पर एसएम में। एसएम की कहानी क्या है ना, पूरा क्योंकि पेपर थ्योरी है, मैं बहुत अच्छा समझाऊंगी, अब बहुत अच्छा समझोगे। मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, अब बहुत अच्छा पढ़ोगे। मैं बहुत अच्छा लिखवाऊंगी, अब बहुत अच्छा लिखोगे भी। पर सिर्फ मेरे पढ़ाने से, आपके पढ़ने से, समझाने से, आपके समझने से आपके नंबर आने नहीं वाले हैं। ऑनेस्टली पेपर में अब आपको लिखना पड़ेगा। फाउंडेशन वाला इको नहीं है ना ये
कि जहाँ पे आपको लर्न ना करना पड़े। तो यहाँ पर एसएम में ऐसा नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हम किसी भी हाल में छोड़ ही नहीं सकते। आपको पता है मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ाती हूँ, मैं एक एक चीज़ बहुत इन डेप्थ में आपको एनालाइज करवाती हूँ, इतना कि आपको बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा जो है बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक चीज़ मुझे और दो, एंड आई वांट एन ऑनेस्ट फीडबैक। जब आपके एग्ज़ाम्स थे इकोनॉमिक्स का, उस टाइम पे 2 बुक्स थी, 1 दिन की छुट्टी थी, 1.5 दिन लगा लो चलो, क्या वो 1-1.5 दिन में 2 बुक्स ईजिली मैनेज कर पाए थे? इतनी बार टेस्ट लेने का फ़ायदा हुआ था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास हर बैच से ऐसा होता है, आपके बैच में भी मेरे साथ हुआ था। डे 1-2 पे ना मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम 2-2 बुक्स हैं इको की, अच्छी खासी मोटी मोटी बुक्स हैं, क्वेश्चंस इतने हैं, और आपने हमें बता दिया कि इको के मैं टेस्ट भी लूँगी, 20-22-25 टेस्ट में लूँगी। मैम हम 1-1.5 दिन में इतना कैसे करेंगे? और मैंने आपसे, उस बच्चे से जिसने भी मुझसे पूछा था, मैंने उनसे यही कहा था कि बेटा मेरे कहने के हिसाब से चल लो, वो 1-1.5 दिन में आपको 2 बुक्स भारी नहीं लगेंगी। नहीं लगी थी भारी, ईजिली आप मैनेज उसको कर पाए होंगे। आज बेटा एसएम के साथ भी यही करेंगे। 5 सब्जेक्ट्स नहीं, 5 चैप्टर्स हैं एसएम में आपके पास। 50 मार्क्स का एसएम का वेटेज रहता है। ऑन एन एवरेज आपको समझ में आ गया, हर चैप्टर 10 नंबर का है। यूजुअली एसएम के साथ ना हम इग्नोरेंस दिखाते हैं। उसका रीज़न क्या है? थ्योरी है और साथ में क्योंकि एफएम है वो प्रैक्टिकल है। तो एसएम के साथ क्या होता है, बीइंग थ्योरी, इसको हम कहीं ना इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि 5 ही चैप्टर्स हैं और थ्योरी है तो बाद में कर लेंगे, और वहीं पे बेटा आपका एग्रीगेट रुक जाता है। आप एफएम में 50 में से 50 ले आओ, ऐसा लगता है किसी भी पेपर में, मैं सिर्फ एफएम की बात नहीं कर रही, मैं अपने एसएम की भी बात करूं, कि आपने सोचा एफएम छोड़ देते हैं एसएम के भरोसे चले जाएंगे तो एसएम में भी 50 में से 50 नहीं आने वाले। ऐसे ही आपने सोचा एसएम छोड़ देते हैं एफएम के भरोसे चले जाते हैं, उसमें भी 50 में से 50 नहीं आने वाले। हाँ, आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, बहुत अच्छा करोगे, एफएम पे ज़्यादा फोकस करोगे, एफएम में 50 में से चलो 40 ले आए, तो बेटा सिर्फ 40 लाने से पास ज़रूर हो जाओगे, एग्रीगेट फिर भी नहीं बनेगा। तो आपको दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से जो है इनको पढ़ना है। अगली बात जो मैं आपसे बोल रही थी कि ये पेपर बीइंग थ्योरी इन नेचर, मेरे बहुत अच्छे समझाने से आपके नंबर नहीं आएंगे। आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लर्न कैसे करवाऊंगी? मैं करवाऊंगी, क्लास में करवाऊंगी ना। मैंने कभी फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में आपको होमवर्क दिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको डे एंड लास्ट डे पे भी कभी मैंने आपको कहा हो बेटा खुद कर लेना, पीछे आंसर्स है। हमने सब कुछ डिस्कस किया था। हम एसएम में भी एक एक चीज़ जो है हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ हम क्लास में ही लर्न करेंगे, और घर पे डेली बेस पे आप एक क्वेश्चन की लिख कर प्रैक्टिस करोगे। लिखने के बाद वो आंसर आप मुझसे चेक भी करवाओगे, मैं चेक भी करूँगी। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ लिखा और अपने एंड तक छोड़ा। आप लिखेंगे, मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, आप वो क्वेश्चन घर पे लिखेंगे, क्लास में हम लर्न करेंगे, और वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे जाएंगे, वापस से करेंगे, और घर पे लिखी हुई चीज़ आप मेरे पास लेकर आएंगे, आप चेक करवाएंगे। अब ऑब्वियसली चेक करवाना काम वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इतने छोटे नहीं हैं कि मैं क्लास में डेली एक एक से पूछूंगी आपने काम किया, आपने किया, आपने किया, मुझे रजिस्टर दिखाओ, ऐसा नहीं है। इट इज़ फॉर योर सेक, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट। अगर मैं आपको बोल रही हूँ आपको लिखना है तो आपको लिखना है, और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गेट इट चेक्ड फ्रॉम मी। चेक मैं ना करूँ तो मेरी गलती है, पर आप लिखोगे नहीं तो आपकी गलती है। इस चीज़ को हम शुरू से समझते हुए चलेंगे। बुक्स मिली हैं अभी किसी को? है किसी के पास बुक? मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसी बुक मिलेगी। एसएम के लिए रजिस्टर्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फाउंडेशन में भी बहुत मोटे रजिस्टर्स नहीं बनवाए थे, मैं एसएम में भी नहीं बनवाऊंगी। रीज़न क्या है? बुक मैंने प्रैक्टिकल बनाई है। मैं एक एक टॉपिक क्लास में लिखवाती हूँ, जो आपको आईसीआई की लैंग्वेज जो वो मांगता है, जैसी मांगता है वो चीज़ मैं आपको खुद लिखवाऊंगी, और क्लास में उसको मैं खुद लर्न करवाऊंगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जैसे मेरे पास अभी कौन सा टॉपिक मेरे सामने आया, ये टॉपिक मेरे पास आया, एक टॉपिक है हमारे पास कौन सा, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। इसके 5 फोर्सेस 5 पॉइंट्स हैं, उसके अंदर सब पॉइंट्स है। बुक कलर्ड बुक है आपके पास, मेजर पॉइंट्स ऑलरेडी कलर्ड हाईलाइटेड है, इस तरीके से आपको बुक मिलेगी। अगर मैंने इस वाले टॉपिक का लेटेस्ट से थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स लिखवाना है तो बिल्कुल इसके सामने आप लिखो। मैंने कोई और टॉपिक आपको लिखवाना है, लेटेस्ट से ये कौन सा टॉपिक निकला, ये है स्वॉट एनालिसिस का, इसके सामने स्पेस खाली है, मुझे जो लिखवाना है आप यहाँ लिखेंगे। बुक है आपके लिए प्रैक्टिकल। रजिस्टर्स को अलग से अपने बर्डन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है यही है आपके लिए, यही आपकी बुक है, यही आपका रजिस्टर है, यहीं से लर्न करना है, यहीं इसी बुक को काला करना है। जो करना है इसी को आपने करना है। रजिस्टर्स मैं फिर से बोल रही हूँ बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो घर पे आप लिखोगे, हाँ उसके लिए आप घर पे अपने लिए रफ नोटबुक, रिवीजन नोटबुक, जो भी आपको बनाना है वो आपके एंड पे आप बनाते रहो, मुझसे चेक करवाते रहो, पर एज सच क्लास में मुझे आपके किसी भी रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। बुक के अंदर ऑलरेडी पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ऑलरेडी हमने जो है पिक्चर फॉर्म में भी इसमें टॉपिक्स डाल रखे हैं, टैबुलर फॉर्म में मैंने टॉपिक्स डाल रखे हैं। इसी के अंदर आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ ही एक बुक आपको और मिलेगी, उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। एक बार मुझे क्वेश्चन बैंक भी ला दीजिए एसएम का। एक बुक हम और देंगे, उसका नाम है क्वेश्चन बैंक। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी इतनी ही ऐसी ही बुक है, उसके अंदर 5 चैप्टर्स के सवाल हैं, चाहे वो आरटीपी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो एमसीक्यू है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो इस बार एसएम में हमने क्या काम किया है, हमने आपको कॉन्सेप्ट्स के लिए एक अलग बुक दी है प्रैक्टिकल, और वो बुक प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि उसके अंदर आपके सिर्फ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी हैं। तो क्वेश्चन देन आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। एसएम के अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो वो पेपर पैटर्न कैसा रहता है, आपको पता है ये पेपर नंबर कौन सा है, पेपर 6B जो है वो रहता है। अब नया कोर्स आ गया है, आपको पता है आपके लिए 6 पेपर्स हैं, तो 6 पेपर्स में इंटर के ग्रुप 2 का लास्ट पेपर, पेपर नंबर 6 FM SM का होता है। पार्ट ए आपका FM का है, पार्ट बी आपका SM का है। SM कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का रहता है। और ये भी चीज़ आपको पता होगी कि अब इंटर में हर पेपर में 30% MCQ रहता है। वो MCQ आपके नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं होते हैं, आप तुक्के मार के आओ, अगर तुक्का लग गया तो नंबर आपको मिलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप पेपर कर रहे हो, आपको क्योंकि मैनेज करना है FMB, आपको मैनेज करना है SMB, आप नहीं केस स्टडी पढ़ के आए हो, आपको टाइम नहीं मिला है पूरा पढ़ने का, इन दैट केस अगर एक आधा तुक्का भी MCQ में लगाओगे, लगा सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता तुक्का लग भी जाए, तो छोड़कर कुछ नहीं आएंगे। SM में भी वही स्ट्रैटेजी रहती है, पेपर का वही जो है पैटर्न रहता है। कैसा पैटर्न रहता है, हमारे पास 30% यहाँ पर भी MCQ है, यानी कि 15 मार्क्स के MCQ हैं। उसके बाद 35 मार्क्स का जो है आपका रहता है क्या, हमारे पास ये रहता है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें MCQs कैसे आते हैं, MCQs आते हैं बेटा 2-2 नंबर के 5 आते हैं। ये कैसा आएगा, ये आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन 1-1.5 पेज की केस स्टडी दे रखी होगी, 1 पेज की तो आप मान के चलो इतनी तो वो देते हैं, तो 1 पेज का केस स्टडी होगा, उसके बेस पर आपके लिए 5 सवाल होंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर यहाँ से हो गए। फिर 3 सवाल आपके पास और आएंगे, कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। 2 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के, 1 सवाल होगा 1 मार्क का। और ये ज़रूरी नहीं है केस बेस्ड हो सकता है इसके लिए भी एक केस बना दे, हो सकता है 5 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर को कोई भी सवाल MCQ में पूछ लें, पर ये वाला जो होगा प्योरली केस बेस्ड रहेगा, केस आपको दे रखा होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 चैप्टर्स को जब आप पढ़ लोगे, 5 चैप्टर्स को क्लब करके कुछ पोर्शन फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट उठाएंगे और एक केस बना दिया जाएगा। मैम हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, बेटा आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ये है पूरा क्वेश्चन बैंक। इसके अंदर आपको
अभी तो बुक्स आपके पास नहीं है, अभी बुक्स आपके पास है नहीं, आप ये देख सकते हो, ये मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डलवा रखे हैं। इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में इफ़ आई टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1, मैं फर्स्ट चैप्टर से ही अगर स्टार्ट करूं तो आप देखो पहले MCQ क्वेश्चंस हैं। कितने, ये सारे MCQ जो हैं वो या तो प्रीवियस ईयर होगा, RTP होगा, कुछ हमारे बनाए होंगे, कुछ MTPs होंगे, ये सब बेटा चल रहे हैं इतने पेजेस तक MCQ। उसके बाद ये फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट चल रहा है, ये रहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यूनिट 1 के ये डिस्क्रिप्टिव चल रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा, आप लास्ट में जब देखेंगे, चेक करो, ये सारे ये हैं बेटा केस बेस्ड क्वेश्चन, पूरा एक पेज का केस, उसके ऊपर सवाल। ऐसे ही मैं आगे चलूँ, अगर कोई भी पेज हम खोल लें, ये लीजिए, ये रहा केस, ये रहे उसके क्वेश्चंस। ऐसे ये कितने हैं टोटल, मैंने आपकी बुक में 30 केसेस जो हैं वो 30 नहीं 35 केसेस जो हैं वो मैंने ऐड ऑन करवा रखे हैं। तो आपके पास ये 2 बुक्स आपको पढ़नी है, पकड़नी है, और कुछ नहीं करना है, कोई रजिस्टर नहीं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन में भी कभी आपने RTP MTP अलग से नहीं देखे होंगे। आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको RTP MTP डिस्कस भी करूं, और अगर डिस्कस नहीं हुआ तो सॉल्व मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए थे। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाए होंगे तो मैंने वो क्वेश्चंस को आपसे टेस्ट में पूछा होगा। टेस्ट देना बहुत 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 ज़रूरी है। टेस्ट देने का फ़ायदा आप फाउंडेशन में देख चुके हैं। अब क्योंकि और मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में इंटर तक आते आते, तो वो इस चीज़ को और बेहतर समझ सकता है कि हमें टेस्ट कितने और कैसे देने हैं। SM के भी कितने टेस्ट होंगे, क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है? थोड़ी सी मुस्कुराहट आई प्यारी सी, हाँ सुनो तो ध्यान दो यहाँ पे। SM के टेस्ट की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली बेटा डरना नहीं, 20-22 टेस्ट नहीं होंगे जैसे फाउंडेशन में होते थे। वहाँ पे क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव था, टेस्ट लेना कंडक्ट करना इजी है, आपके लिए देना आसान है। यहाँ पर टेस्ट हम कैसे लेंगे, अभी तक का जो डिसाइडेड है वो क्या है। पहला टेस्ट लूँगी मैं यूनिट 1, 2, 3 का, फिर मैं टेस्ट लूँगी यूनिट 4, 5 का, फिर तीसरा टेस्ट मैं लूँगी फुल सिलेबस का। उसके बाद फिर जितने भी टेस्ट होते रहेंगे, 2, 3, 4, 5 जो भी होंगे, वो आपके फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे, 50-50 मार्क्स के हमेशा से जो है वो टेस्ट रहेंगे। पर जितने भी टेस्ट होंगे ऑब्वियसली वो आपको देने ज़रूर हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लिखेंगे, क्लास में देखेंगे, क्लास में ही लर्न जो है वो करके हम जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात? बड़ी छोटी सी बेसिक सी बात मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम फाइनली अपने जो है कोर्स पर आते हैं, अपने इस सब्जेक्ट पर आते हैं। ऑनलाइन जल्दी से बताओ, मेरी इतनी सी बात समझ में आई? कितनी सी बात समझनी थी आपको कि सिर्फ अपनी बुक के ऊपर फोकस करना है, दोनों बुक्स के ऊपर। रजिस्टर्स अलग से क्लास में कैरी नहीं करने हैं, जो भी लिखना है बुक में ही लिखना है, जो भी लर्न करना है क्लास में ही लर्न करना है। घर जाके सिर्फ उसकी एक बार रिटन प्रैक्टिस करनी है और आपका SM आपके कंट्रोल में होगा। ठीक है जी, अब सुनेंगे आगे ध्यान से। चलिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और ये भी जो सब्जेक्ट है बेटा जी, आपके लिए ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग कितने लोग बिजनेस फैमिलीज़ को बिलोंग करते हो, और कितने खुद भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो या बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? CA बनने के बाद CA फर्म में जाना चाहते हो? कोई भी है? कुछ बच्चे हैं। मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगी। हाँ, मेरा अपना बिजनेस नहीं है, बात अलग है, पर मैं सिखाऊंगी सब कुछ। ठीक है, मैं खुद नौकरी कर रही हूँ, पर मेरा बिजनेस मैं अच्छे से तुमको पढ़ा के जाऊंगी। ठीक है, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये आपको बिजनेस करना सिखाएगा। सो आज से हर एक बच्चा अपने दिमाग में एक एक बिजनेस सोच लेना। जब जब मैं एग्जाम्पल दूंगी वो बिजनेस दिमाग में आना चाहिए। मैं बहुत सारी आपको वीडियोस दिखाऊंगी, हर टॉपिक की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, हर चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगी। एक एक कंपनी के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, चाहे वो स्टारबक्स है, चाहे वो आपका रिलायंस है, चाहे वो आपके लिए पैंटलून्स है, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, चाहे वो जूडियो है, चाहे वो केंटारो है, चाहे वो कोका कोला है, चाहे वो पेप्सी है। मैं एक एक कंपनी के बारे में आपको SM के आखिरी तक सिखाकर चली जाऊंगी। SM के कितने लेक्चर्स लगेंगे? ऑलमोस्ट 30 to 35 इंक्लूडिंग रिवीजन।
रिवीजन इन द सेंस जो क्वेश्चन बैंक है, अगर हमें वो भी डिस्कस करना पड़े वो आप मुझे बताएंगे, जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने होंगे, हम करेंगे। सो मैक्स टू मैक्स 35 लेक्चर्स आई विल बी टेकिंग टू कंप्लीट योर एसएम। और ये लेक्चर्स कैसे होंगे, बोथ वेज होंगे, यानी कि सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी एसएम में, अब आप मेरे से डबल बोलोगे। क्लास में जो मैं लर्न करवाऊँगी आप वो मेरे साथ रिपीट कर करके लर्न करोगे। लर्निंग के साथ राइटिंग प्रैक्टिस के साथ 35 लेक्चर्स लगने वाले हैं। और इसका रीज़न वही है बेटा जी, फिर से वही बात कि मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, नंबर लिखने से मिलेंगे, पेपर वाइवा तो है नहीं कि बोला समझाया और काम चल गया। सो आपको कुछ वर्ड्स, कुछ लैंग्वेज, कुछ अक्षर मैं ऐसे दे दूँगी, कैसे दे दूँगी, जो आलू की तरह होंगे, हर सब्जी में डलता है वैसे ही कुछ अक्षर ऐसे होंगे, हर आंसर में डाल के आना, नंबर आपके होंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है। पर करना कैसे है, इट हैज़ टू बी बोथ वेज। मेरा जितना इनपुट होगा उससे डबल आपका जो है वो रहना चाहिए। अब सुनेंगे ध्यान से, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अक्षर बेटा जी हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बिजनेस करने का तरीका है। हर एक बिजनेस, हर एक काम, हर एक चीज़ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगता है। स्ट्रैटेजी अक्षर की भी अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, स्ट्रैटेजी होता है नीतियां बनाना, स्ट्रैटेजी होता है षड्यंत्र रचना। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि बदलते वक्त के साथ हमने थोड़ा फैंसी लैंग्वेज को यूज़ कर लिया और हमने स्ट्रैटेजी अक्षर उसको दे दिया। स्ट्रैटेजी अक्षर मेरा नहीं है, ये अक्षर हमने आर्मी से उठाया था, ये अक्षर हमने सोल्जर्स से उठाए थे, ये अक्षर हमने राजा महाराजाओं के टाइम से उठाया था। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, अपने अगेंस्ट, जो भी उनके सामने उनके अगेंस्ट होता था, उनसे लड़ने के लिए वो नीतियाँ बनाते थे। अब जैसे अगर हम बात करें, हम क्या बात करें, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, आप लोग सीए करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, पर बिजनेस पहले भी होते थे, अकाउंटिंग पहले भी होती थी, मुंशी तो पहले भी होते थे, न्याय पहले भी होते थे, पंचायतें पहले भी बैठती थी। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अब हमने थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन उसका पढ़ लिया है लॉ का, और हम अब बन जाते हैं एडवोकेट्स, जजेस, लॉयर्स। सो न्याय पहले भी होते थे, बही खाते पहले भी बनते थे। आज हमने बदलते वक्त के साथ बदलता हुआ नाम दे दिया है, बही खाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए हैं, मुंशी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया है। रिफाइंड नॉलेज, बदलता वक्त, काम करने के तरीके बदलते हैं। पर क्या बिजनेस हमारे दादा परदादा नहीं करते थे? वो भी करते थे। जब एमबीए कोर्स नहीं होता था तो क्या बिजनेस नहीं होते थे? तो भी होते थे। एमबीए यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, आप एमबीए कर लो अगर आपको बिजनेस करना है। क्यों? एमबीए में अलग से बिजनेस सिखा देते हैं, रिफाइंड नॉलेज दे देते हैं। आपको काम करना आता है, आपने काम होते हुए देखा है, बेशक खुद काम नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, पर हमने आस पास माहौल में काम करते हुए देखा है। आप हमें भी तो देख रहे हो, हम भी तो वीजेसी बिजनेस चला रहे हैं। आप अपने घर में जिन बच्चों ने बोला कि मैम हम लोग बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो भी तो डेली बेस पे अपने पेरेंट्स को बिजनेस करता हुआ देख रहे हो। हमें बिजनेस करना आता है, हमने खुद नहीं किया पर हमने बिजनेस होता हुआ देखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि उनके लिए हमें प्रॉपर अक्षरों का ज्ञान नहीं था। आज अगर हमारे पास कोरोना का टाइम आ गया है, कोरोना में लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया कि इस वक्त हमारे काम तो ख़त्म हो गए हैं। कोचिंग सेंटर वाले कह रहे हैं फेस टू फेस क्लासेस होनी बंद हो गई हैं, अब हम ऑनलाइन मोड पे ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरे बिजनेसमैन कहते हैं कि काम धंधा बंद हो गया है, हम क्या करते हैं, इस वक्त की ज़रूरत क्या है, सैनिटाइजर्स बनाना, हम सैनिटाइजर्स ही बना लेते हैं। इस वक्त की ज़रूरत है मास्क बनाना, हम मास्क ही उठा के बना लेते हैं। तो ये सब क्या है, आप लोगों को बिजनेस ही तो करना है। द ओनली थिंग इज़ आपने क्या किया, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के माहौल को एनालाइज किया और उसमें से अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की। सिर्फ हमें अक्षर नहीं पता थे बेटा, सिर्फ हमें वर्ड्स नहीं पता थे, इन वर्ड्स को बोला क्या जाता है वही मुझे आपको यहाँ पे सिखाना है। उन वर्ड्स को बोलते क्या है, बिजनेस करने के लिए हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ फैंसी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। काम पहले भी होता था, काम आज भी हो रहा है, सिर्फ फ़र्क इतना है क्योंकि समय बदल गया है, तो अब बदलते समय के साथ काम करने के तरीके बदल गए हैं।
तो आज की अगर हम बात करें, अभी हम पुरानी बात करो तो कंप्यूटर्स थे, आज की बात करो तो एआई आ गया है। काम पहले भी हो रहा था, काम आज भी हो रहा है, काम आगे आने वाले टाइम में भी होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और हम अपनी नॉलेज को रिफाइन करते रहेंगे। वही चीज़ मुझे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिखाता है। सो ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अक्षर है, स्ट्रैटेजी जो बेसिकली अक्षर है, वो हम नीतियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम षड्यंत्र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राजा महाराजा अपने समय में इस्तेमाल करते थे, हमें पसंद आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी याद करो, इट वॉज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके बिजनेस इकोनॉमिक्स बनता था। ऐसे ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी, जो भी आप पढ़ रहे हो वो कोर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है कि इसी सब्जेक्ट की देन है वो। इससे पहले काम नहीं होते थे, काम तो होते आए हैं, होते रहेंगे, बस काम करने के तरीके बदलते रहेंगे और हम अपनी नॉलेज को रिफाइन करते रहेंगे, हम एक लेवल अपना जो है अपग्रेड करते रहेंगे, दैट्स इट। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे, इस वाले सब्जेक्ट में आई विल गिव यू n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज बिना एग्जाम्पल्स के आपको ये वाला सब्जेक्ट समझ आ ही नहीं सकता है। जब आप अपने आसपास होते हुए बिजनेसेस को देखेंगे, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं, तब आपको ये समझ में आने वाला है। तो मैं शुरुआत, क्योंकि आज डे 1 है, हम ज़्यादा भारी भरकम एग्जाम्पल हम नहीं लेने वाले, मैं आपके साथ एग्जाम्पल लूँगी हमारा वैभव जलान क्लासेस का, VJC का मैं आपके साथ एग्जाम्पल जो है वो लेने वाली हूँ। और इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको पूरा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5 चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, वो हम आज की क्लास में लर्न करके जाएंगे, लिख के जाएंगे। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हम आपसे बात करते हैं वैभव जलान क्लासेस की, और उसके बाद मैं एग्जाम्पल आपको आपके एंड पर भी दूंगी। आपने अगर मान लीजिए बेटा जी, चलो आप ही से शुरुआत करते हैं, फिर हम VJC पर आते हैं। आपने जब 12th किया, 12th करने के बाद क्या अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा कि हमें क्या करना है, हम क्या बनना चाहते हैं? कुछ तो दिमाग में आया होगा। किसी ने कहा होगा CA बनना है, किसी ने कहा होगा CS बनना है, किसी ने कुछ और सोचा होगा, कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया ही CA बनने के लिए था। तो हमारे साथ क्या है, हम लोगों ने क्या किया, हमने 12th के बाद अपने नाम के आगे CA लगाने का सपना देखा। क्या बेटा वो सपना उसी दिन देख के उसी दिन पूरी होने वाली चीज़ थी, या कुछ सालों का वक्त लगने वाला था? कुछ सालों का वक्त लगने वाला था। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई सपना देखते हो, वो आपका विजन होता है। विजन और मिशन 2 अक्षर होते हैं। जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई सपना देखते हो, वो आपका दूर की सोच, वो आपका विजन होता है। मैं VJC को क्या देखना चाहती हूँ? मैं VJC को दिल्ली का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट देखना चाहती हूँ अगले 2 साल में। मैं VJC को अगले 5 साल में मैं इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट देखना चाहती हूँ। मैं अगले आने वाले 10 साल में VJC को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर्स तो दुबई और नेपाल में भी कंडक्ट होते हैं, मैं वहाँ पे भी अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहती हूँ। ये जो मैं दूर के ख्वाब देख रही हूँ, दूर के सपने देख रही हूँ ना, वो मेरा विजन होता है, वो मेरा विजन है। मुझे कहीं पे जाना है, मुझे आपकी क्लास के बाद अपने घर जाना है, वहाँ पर जाना वो मेरा विजन है। पर उस विजन को पूरा करने के लिए क्या मुझे कोई रास्ता भी अपनाना पड़ेगा? आपका विजन अपने नाम के आगे CA जोड़ने का था। मैं अपने नाम के आगे CA जोड़ना चाहती हूँ। चलो कोई नाम मैं लेती हूँ, जैसे मेरे सामने आयुष मिश्रा है। आयुष मिश्रा कहते हैं, मैं अपने नाम के आगे, मैम आपकी क्लास में इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं अपने नाम के आगे CA जोड़ पाऊँ। CA आयुष मिश्रा, ये इनकी दूर का सोच है, दूर का सपना है, ये इनके लिए विजन है। पर इस विजन को पूरा करने के लिए क्या उनको खुद कुछ करना पड़ेगा? उनको क्या करना पड़ेगा? उनको पहले फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, उनको फिर इंटर क्लियर करना पड़ेगा, फिर आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, फिर फाइनल करना पड़ेगा। यानी कि एक रोड मैप, मुझे मेरे घर पे जाने के लिए मैप पे एक लोकेशन डालनी पड़ रही है, वो मेरे को रास्ता दिखा रहा है। दैट रास्ता, दैट रोड मैप इज बेसिकली माय मिशन। यानी कि मेरे को अपने विजन को पूरा करने के लिए, अपने उस विजन को पूरा करने के लिए कुछ हिस्सों में काम करना है, वो मेरा मिशन है, वो मेरा मिशन है।
तो अगर वीजेसी को आज से 5 साल बाद इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बनना है, ये इनका विजन है, पर अब इस विजन के लिए काम कैसे करना है? अभी हम फाउंडेशन पे हैं, हम इंटर पे हैं, हम फाइनल भी चालू कर देते हैं। हमें काम कैसे करना है वो मेरा कहलाएगा मिशन। रोड मैप मिशन होता है, फाइनल डेस्टिनेशन मेरा विजन होता है। बोलेंगे मेरे साथ, ये अक्षर आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हैं। विजन क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू गो। और जो रास्ता, जो रोड मैप है, उसको मैं बोलती हूँ मिशन का नाम मैं देती हूँ। सो मिशन इज द रोड मैप, वेयर एज विजन क्या है? वो लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन है वेयर वी वांट टू रीच। सर बुक आ गई? मैं आपको थोड़ा सा रूबरू थोड़ा सा करवाती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ कहाँ पे क्या बातें लिखी हैं। जो मैं आपको समझा रही हूँ क्या वो बुक में लिखा है? बिल्कुल मिलेगा आपको। चेक करेंगे बेटा, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनना। विजन की बात अगर हम करें, चेक करते हैं एक बार, देखेंगे। ये है मेरे पास विजन। विजन क्या है? कंपनी की फ्यूचर पोजीशन, वेयर इट वांट्स टू लैंड, वेयर इट वांट्स टू रीच, वेयर इट वांट्स टू गो, इसको विजन बोला जाता है। और मिशन क्या होता है? मिशन हमारे लिए हमारा रोड मैप होता है। मिशन हमारे लिए हमारा रोड मैप होता है। ये भी अक्षर मैं आपको दिखाऊंगी, आपकी बुक का ही है ये वाली भी लाइन, आपको दिख जाएगी। आई विल शो यू। ये मेरे लिए मेरा रोड मैप जो है वो होता है। मुझे काम करना कैसे है वो मुझे मेरा मिशन बताता है। क्या मेरी ये दो बातें आपको समझ में आई? वेज टू रीच द गोल, तरीके क्या हैं वहाँ तक पहुँचने के, ये बेसिकली हमारे लिए हमारा रोड मैप होता है। अब आगे की बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटा मुझे बताओ, हमारे पास ना एक विजन है। मैंने एक विजन बोर्ड बना रखा है। क्या बोर्ड बनाया है? कि मुझे वीजेसी को आज से 5 साल बाद इंडिया का टॉप, को सुनो मैंने आपको क्या बोला। विजन क्या है? वैभव जलान क्लासेस को आज से 5 साल बाद टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बनाने का सपना है। ये सपना कौन देखेगा? हमारे लिए हमारे सर देखेंगे, या हमारे लिए ये सपना हमारा स्टाफ देखेगा? ये सपना किसका होगा? सर का होगा। ये सपना वैभव सर का होगा। ये सपना वैभव सर का होगा। यानी कि ये कौन है? ये वैभव जलान क्लास के टॉप मोस्ट लेवल का हिस्सा है। इनको हम टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट बोलेंगे। अब उन्होंने सपना देख लिया कि ज्योति सुनो, हमको अपने इंस्टीट्यूट को 5 साल बाद यहाँ पर लेके जाना है। अब बताओ इसके लिए करें क्या? इसके लिए हम इंटर चालू कर लें, इसके लिए हम फाइनल चालू कर लें, फाउंडेशन तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब ज्योति ये बताओ, मेरे को ये समझाओ कि ये वाला अब हम किस हिसाब से करें? कब फाउंडेशन की क्लास चालू करें? इंटर में कब से बुलाएं? फाइनल में कब से बुलाएं? दोस्त मुझे सोच के बताओ। काम करना तो मैंने है, आप ये भूल जाओ कि वैभव सर भी पढ़ाते हैं, वो हमारे टॉप मोस्ट पे हैं। काम करना किसने है? मैंने करना है, अश्मीत सर ने करना है, दीपक सर ने पढ़ाना है। हम लोग कौन है? हम है मिडल लेवल। हम है मिडल लेवल। मिडल लेवल कौन होता है? मिडल लेवल बिजनेस लेवल भी होता है। यानी कि बिजनेस को प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन करवा पा रहा है? ये मिडल लेवल करवा पा रहा है। आज अगर आप मुझे सोच के बताओ, जियो को चलाना या ना चलाना, वो डिसीजन गुज्जू भाई का है। जियो इनिशिएट होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो डिसीजन मुकेश अंबानी या उनके बेटे अनंत अंबानी या उनके परिवार का है। वो कौन है? वो मेरे लिए टॉप लेवल के लोग हैं। पर अब वो काम होगा कैसे? उसके लिए उन्होंने काम को डेलीगेट कर रखा है, अपने नीचे दे रखा है। वो मेरे लिए मिडल लेवल है। पर अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि मैं ये क्लास ले पा रही हूँ, इसमें योगदान किसका है? स्टाफ मेंबर्स का है। हमारे आने से पहले बुक लगी हुई है, चेयर्स बिछी हुई हैं, वहाँ पे बोर्ड्स रखे हुए हैं, प्रोजेक्टर ऑन है, एसी ऑन है, पंखे ऑन है, हर एक चीज़
टॉप नॉच जो है वो उन्होंने करके रखा हुआ है, पूरे सेटअप को इन्होंने बना के रखा हुआ है। तो अब आप मुझे सोच के बताओ, अल्टीमेटली ये जो छोटे छोटे काम है, जो ग्राउंड लेवल के काम है, क्या वो टॉप लेवल करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो मिडल लेवल करेंगे? नहीं करेंगे। वो हमारे स्टाफ मेंबर्स करेंगे, यानी कि वो लोग एक्चुअल में फंक्शनिंग कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल। ये मेरे पास ऑपरेशनल या इसको मैं फंक्शनल लेवल का नाम जो है वो मैं देती हूँ। ये मेरे पास एक्चुअल में फंक्शन करवाने में ये काम करते हैं। मैं लेक्चर लेकर चली जाऊंगी, इसको अपलोड करना, इसको रिकॉर्डिंग्स में भेजना, इसमें एडिटिंग करना, जो भी काम है वो मैं नहीं कर रही, वो मेरे से नीचे एक लेवल है वो काम कर रहे हैं। सो बेसिकली एक्चुअल में जो काम को पॉसिबल करवा पाते हैं वो ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल्स जो हैं वो होते हैं। आप इनको लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हो। सो बेसिकली हमारे पास किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में हम डेली डे बाय डे हम एग्जाम्पल्स के लेवल को बढ़ाते रहेंगे, हम बड़ी बड़ी कंपनीज पर आते रहेंगे। पर क्योंकि आज हमारे पास फर्स्ट क्लास है, हम बहुत ज़्यादा जो है एडवांस एग्जाम्पल्स नहीं लेने वाले हैं। सो हमारे पास बेसिकली बेटा, मैंने आपको अभी एक बात सिखाई। क्या बात सिखाई? कि किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में टोटल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला लेवल होता है टॉप लेवल, उसके बाद हमारे पास मिडिल लेवल, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा जी, बोलो जी, बिजनेस या मिडिल लेवल, और तीसरे नंबर पे आता है मेरे पास लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरे साथ जल्दी से मुझे समझाएंगे, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। ये है मेरे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मेरी मदद करेंगे मुझे बताने में। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3। मुझे आवाज़ सबकी आनी चाहिए। अगर आप चाह रहे हो कि इको वाली पकड़ एसएम में भी आ जाए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। ऑनलाइन घर में कोई सो रहा है ना, तो चीख चीख के आवाज़ निकाल के सबको उठा दो, ठीक है? पर आवाज़ निकालेंगे, लर्न करेंगे मेरे साथ, तभी फ़ायदा है क्लास को लेने का। नहीं तो थ्योरी इतनी भारी नहीं है, खुद पढ़ो, खुद समझो, खुद पेपर दे के आओ, बात जमेगी नहीं। सो अगर आपने क्लासेस ली हैं, आप टाइम दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो, तो प्लीज़ मेरे साथ आप बोलोगे, लर्न करके जाओगे मेरे साथ। जल्दी बोलेंगे। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? 3 लेवल्स। कितने? 3। कितने? 3। सबसे पहला लेवल टॉप लेवल होता है, इसका दूसरा नाम होता है कॉरपोरेट लेवल। इसका दूसरा नाम कॉरपोरेट लेवल होता है। पहला लेवल कौन सा? टॉप लेवल या कॉरपोरेट लेवल। नेक्स्ट सेकंड लेवल का नाम बोलने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मेरे पास आएगा मिडिल लेवल, या फिर क्या बोले इसको हम, बिजनेस लेवल भी बोल सकते हैं। और तीसरा लेवल का नाम बोलेंगे मेरे साथ जल्दी, कौन सा होता है? लोअर लेवल बोल लो या ऑपरेशनल लेवल। और तीसरा नाम क्या होता है? फंक्शनल लेवल हम इसको बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? फिर से, कितने लेवल्स? 3। कितने लेवल्स? 3। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने? 3। कौन कौन सा? पहला कॉरपोरेट लेवल, दूसरा लेवल बिजनेस लेवल, तीसरा लेवल ऑपरेशनल, फंक्शनल या लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब बेटा जी सुनेंगे, आप मुझे बताओ, अभी हमने विजन और मिशन बनाए थे, ये बनाना किसकी जिम्मेदारी है? टॉप की, मिडल की या लोअर की? ये है टॉप की। यहाँ पर बनते हैं बेटा विजन बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं मिशन। यहाँ बनते हैं विजन, यहाँ पर बनते हैं मिशन। क्या मेरी बात समझ में आई? बिजनेस लेवल पर क्या बनता है, यानी कि मैं क्या बनाऊंगी? मैं बनाऊंगी बेटा बिजनेस मॉडल एंड मैं बनाऊंगी बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस लेवल पे बनती हैं 2 चीज़ें फिर से, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। ये 2 चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा इसको अब हम समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। व्हाट इज़ बिजनेस मॉडल? सर ने मुझसे पूछा, ज्योति सुनो, हम ना फाइनल जो है वो शुरू करना चाहते हैं। फाइनल के भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। ज्योति, फाइनल में तुम ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर ले लोगे? अब हाँ या ना बोलना वो मुझ पर निर्भर करता है। यस, मैंने हाँ बोल दी, आती माया कौन मना करेगा? बैच लूँगी तो 2 कमाई होगी, है ना? तो मैंने हाँ बोल दी। मैं कहा हाँ सर बिल्कुल पढ़ाऊँगी।
अब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी सब्जेक्ट, अभी मेरे दिमाग में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, मान लो टैक्स, मैं टैक्स बोलती हूँ, ठीक है, बताना मत सर को, सर कहेंगे मेरी रोजी रोटी को ज्योति मैम कहाँ, नहीं ना, वो ही पढ़ाएंगे, मेरा ये कोर नहीं है, बस मुझे दिमाग में टैक्स ही आया इस टाइम तो मैंने बोल दिया, ठीक है। तो मान लो मैंने फाइनल में टैक्स पढ़ाना है, तो बेटा जी व्हाट इज बिजनेस मॉडल एंड व्हाट इज बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस डेफिनेशन होता है बेटा पैसे कमाने का सोर्स, एंड बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल होता है बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस मॉडल क्या है, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है, इस वक्त मैं अपने बिजनेस में फाइनल चालू करने वाली हूं। अब फाइनल के कौन से सब्जेक्ट से कमाई होने वाली है, दैट इज बिजनेस डेफिनेशन। बिजनेस मॉडल, फिर से बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस, अब देखो कितनी आसान लैंग्वेज थी ये बोलना कि मैं टैक्स पढ़ाने वाली हूं, हम फाइनल शुरू करने वाले हैं, कितनी आसान लैंग्वेज थी, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको बस फैंसी अक्षर सिखा रहे हो और उसका कोई पर्पस नहीं है। अब इसी चीज़ को हमने क्या बोल दिया कि फाइनल चालू करना है, मैंने हाँ कर दी, ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, ये बिजनेस मॉडल है। हमारे बिजनेस मॉडल में क्या है, हम फाउंडेशन भी पढ़ा रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम इंटर भी पढ़ा रहे हैं, हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हम फाइनल भी पढ़ा रहे हैं। पैंटालून्स का बिजनेस मॉडल क्या है कि वो जेंट्स मेंस वियर भी देता है, विमेन वियर भी देता है, किड्स वियर भी देता है, पूरा अपैरल देता है, ये उसका बिजनेस मॉडल है। अब उसने क्या कहा कि मैं बिजनेस मॉडल क्या रखूंगा कि मैं कपड़े दूंगा। अब कपड़े दूंगा, किसके कपड़े दूंगा, मैं मेंस वियर दूंगा, मैं विमेन्स वियर, मैं चिल्ड्रन वियर, मैं सब दूंगा। अब जब वो पर्टिकुलर उसने सेगमेंट कर दिया, वो उसके पैसे कमाने का सोर्स था। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल मेरा बिजनेस मॉडल है, पर फाइनल के टैक्स सब्जेक्ट को पढ़ाकर पैसा कमाना है। पैसे कमाने का सोर्स मेरी बिजनेस डेफिनेशन होती है। सो बिजनेस लेवल पर दो चीजें डिसाइड होती हैं, एक होता है बिजनेस मॉडल, एक होता है बिजनेस मॉडल, दूसरा होता है बिजनेस डेफिनेशन। मज़े की बात क्या है, यूनिट 1 में दे ज़रूर रखी हैं ये दो बातें, पर हमारे कोर्स में अब ये वाले दो चैप्टर्स पहले होते थे, अब नहीं है, अब नहीं है। पर हाँ, ये आपको पढ़ना ज़रूर है, क्रक्स आपको इसका पता होना चाहिए, बुक में है। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, हमें पूरे एसएम में पढ़ना क्या है। और उसके बाद बेटा जी आपने क्या कभी ये अक्षर सुने हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिनको आप इंटरचेंजेबली कभी गोल बोल देते हो, कभी ऑब्जेक्टिव बोल देते हो। इन दोनों में फ़र्क क्या है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क क्या है, ये मुझे आप बताओ। मुझे मेरी सेल्स को 15% बढ़ाना है, मुझे मेरी सेल्स को 10% बढ़ाना है, मुझे मेरी सेल्स को 20% बढ़ाना है, ये होता है मेरा ऑब्जेक्टिव। पर मुझे मेरी सेल्स को बढ़ाना है, मुझे टर्नओवर को बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, ये मेरा गोल है। फिर से सुनेंगे, गोल क्या होता है, गोल होते हैं बेटा ओपन एंडेड होते हैं। गोल्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, मुझे सेल्स बढ़ानी है, मुझे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, मुझे टर्नओवर बढ़ाने हैं, मुझे अपना जो है मशीन्स का नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मशीन्स, जो इक्विपमेंट्स उनको बढ़ाना है। पर जब मैं स्पेसिफाई कर दूं ना, मुझे प्रॉफिट 10% ही बढ़ाने हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी टर्नओवर 20% बढ़नी चाहिए, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस साल, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 15% का जीपीआर इंक्रीज कर दूं। जब मैं स्पेसिफाई कर दूं, जब मैं क्लोज्ड एंडेड बातें करूं, क्या अब 15% का मतलब 15% ही है, कम की गुंजाइश तो नहीं है, ज़्यादा की गुंजाइश तो नहीं है, ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, पर एक मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए। जब मैं स्पेसिफिकली बात करूं वो ऑब्जेक्टिव बनता है। और जब मैं ओपन एंडेड बातें करूं, सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार बढ़ाने हैं, मेरे को पिछली बार इतने बच्चे पढ़ाए थे मैंने, इस बार मुझे इतने बच्चे पढ़ाने हैं, तो मैं क्या कर रही हूं, ज़्यादा पढ़ाने हैं, ये मेरा गोल है। पर पिछली बार से 100 बच्चे ज़्यादा पढ़ाने हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। सेल्स बढ़ानी है, ये मेरा गोल है, पर पिछले साल से 10% ज़्यादा करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव है। तो अब आप मुझे ये बताओ सोच के बेटा, मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं, ज़्यादा पढ़ाऊँ उसके लिए मुझे मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, मुझे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा बच्चों के लिए स्पेस लगाना पड़ेगा, मुझे ये प्रोजेक्टर नहीं, मुझे ये भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि क्लास भरी है। ये जो ग्राउंड लेवल पे काम करने से होगा ना, ये तो ग्राउंड लेवल पे, एकदम लोअर लेवल पे काम करने से मेरा बढ़ेगा ना सेल्स। क्या गुज्जू भाई ने कहा इस बार जियो की सिम्स जो है ना वो बिकनी चाहिए पिछली बार से 20% ज़्यादा, तो क्या गुज्जू भाई खुद बेचने के लिए आएंगे? नहीं। क्या उनके नीचे का मिडिल लेवल बेचने के लिए आएगा? नहीं। ये काम कौन करेगा? जो उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को खड़ा करके, जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो जाके जगह जगह सिम बांटेंगे, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। सो बेटा जी, गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनते हैं ऑपरेशनल लेवल पर। गोल्स होते हैं ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लोज्ड एंडेड। गोल्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आगे आप चेक करोगे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिशन ये रहा आपके पास, ये आपका रहा मिशन, ठीक है। नेक्स्ट आप चेक करेंगे, ध्यान देंगे, मुझे आपको क्या दिखाना है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चेक करो, ये देखेंगे, गोल्स दे आर ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स दे आर क्लोज्ड एंडेड। ये सब हमें पढ़ना है। बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, ये सब हमें बातें, नाम जो है वो पता होने चाहिए, बट अभी हट चुका है, डिलीट हो चुका है, बट स्टिल आपको जो है वो पता होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी ऐसी बात थी नहीं। हमारे पास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो कितने लेवल्स होते हैं? 3, कॉरपोरेट, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। एक बार फिर से मेरे साथ, अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? कॉर्पोरेट में सीईओ आता है, बिजनेस में डिविजनल। अब जब तक डिविजनल मैनेजर्स का मीनिंग नहीं बताऊंगी मैं आपको यहाँ पे फिट ही नहीं करवा सकती उस चीज़ को। फंक्शनल लेवल में मार्केटिंग, फाइनेंस, ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो वो एग्जांपल्स को हम बाद में करेंगे, अभी तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे मुझे समझाएंगे कितने लेवल्स होते हैं। 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स? 3। कितने? 3। पहला टॉप या कॉर्पोरेट, बेटर मार्क्स के लिए टॉप नहीं लिखना, कॉर्पोरेट लेवल नाम लिखना। सेकंड लेवल बोलेंगे बिजनेस लेवल, थर्ड लेवल बोलेंगे ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल। जल्दी से बताएंगे कॉर्पोरेट लेवल पे क्या बनते हैं? विजन और मिशन। फिर मेरे मिडिल लेवल या मेरे बिजनेस लेवल पे क्या बनेंगे? बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। और फिर मेरा फंक्शनल लेवल मेरे लिए क्या बना के देगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाकर देंगे। और अगर आपके एंड पे मैं बात करूं, आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है? दूर की सोच, आज से 5 साल बाद, 12th से अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 साल बाद नाम के आगे सीए लगाना है, वो आपका विजन था। उस विजन को पूरा करने के लिए पहले मेरे को क्या करना है? फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल। ये आपके लिए मिशन था, ये रोड मैप था, ये रास्ता था अपने नाम के आगे सीए लगाने के लिए। दैट इज मिशन। अब आपने अपने उस मिशन को और छोटे हिस्सों में तोड़ा। अब आपने अपने मिशन को और छोटे हिस्सों में तोड़ा। सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, और फाउंडेशन में भी ये सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके लिए क्या है? आपने अपने लिए एक गोल सेट किया, फाउंडेशन क्लियर करना है। अब आपने आगे क्या किया कि फाउंडेशन क्लियर करना आपका गोल है। अब फाउंडेशन में 300+ लाना आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फाउंडेशन क्लियर करना आपका गोल था। अब उसमें आप स्पेसिफाई कर दो कि मुझको 300+ लाने हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इंटर क्लियर करना आपका अभी का गोल है। इंटर में 5 सब्जेक्ट में कम से कम एग्जेम्पशन लाना, यानी कि 60+ लाना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज अ गोल, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव? गोल्स आर ओपन एंडेड। फाउंडेशन क्लियर करना इज माय गोल। फाउंडेशन में 300+ लाना मेरा ऑब्जेक्टिव। इंटर क्लियर करना मेरा गोल। इंटर में 5 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन लाना, 60+ लाना मेरा ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज्ड एंडेड, गोल्स आर ओपन एंडेड। मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई हैं? यहाँ तक की कहानी समझ में आई है? तो बोलो ना, आई कि नहीं आई? वो लास्ट में आपके साथ समझ में आई? बेटा सुनो, मैं आज आपको एक बात बताऊंगी। सुनो मेरी बात, मेरी नज़रों में आ गए हो तुम। थोड़ा आगे वाला इधर हो ना, हाँ,
और इधर से इधर हो जाओ। हाँ, फोकस। आगे से जब मैं पूछूँ ना समझ में आया, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ठीक है? ऐसे, ऐसे नहीं। चलो सुनो, ध्यान देंगे। चलो जी, सुनेंगे मेरी बात को, ध्यान देना। रिवाइज करेंगे यहाँ तक की बातें, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? आवाज पूरी। कितने? 3। कौन कौन से? कॉरपोरेट, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉरपोरेट पे क्या बनेगा? विजन, मिशन। बिजनेस पे बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। और तीसरा लेवल हमारे पास ऑपरेशनल या फंक्शनल क्या बनेगा? गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स ओपन एंडेड या क्लोज्ड? गोल्स ओपन एंडेड, ऑब्जेक्टिव्स क्लोज्ड एंडेड। फाउंडेशन क्लियर करना क्या है? गोल। और फाउंडेशन में 350 से ऊपर लाना, ऑब्जेक्टिव। इंटर क्लियर करना क्या है? गोल। और इंटर में रैंक 1 लाना, बोलो ना, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। अरे सपने देखा करो, मैनिफेस्टेशन, यू नो। चले, नोट्स हैं? क्या है अभी आपके पास इस टाइम? बुक्स, नोट्स कुछ नहीं है? तो फिर रजिस्टर तो लाए ही होगे। वो तो मैंने आज, तुमको पहले से थोड़ी ना पता था मैं रजिस्टर्स नहीं बनवाऊंगी। अरे कुछ तो होगा। एक बात बताओ, इसके बाद भी तो क्लासेस अटेंड करोगे? कौन सी आज मेरे बाद? ऑडिट की। फिर उसके बाद तो उनके भी रजिस्टर्स होंगे ना? इसको लिखो प्लीज़। कहीं पे कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, कुछ होगा। पेज, नोटबुक, कहीं पे इसको लिखो प्लीज़। जल्दी से लिखेंगे इसको। अच्छा, आपको याद है इकोनॉमिक्स के पापा जी कौन थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। बेटा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी पिताजी हैं, इनके भी पापा जी हैं। उनका नाम है आइगोर एनसॉफ। बेटा इग्नोर मत पढ़ना इसको, ये इग्नोर नहीं है, ये आइगोर है। बच्चा यूजुअली ना फ्लो में इग्नोर इग्नोर, वो इग्नोर नहीं है, तुमको इग्नोर कर देगा, ऐसे में नंबर नहीं देगा। आइगोर एनसॉफ, पापा जी, फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बुक में नहीं लिखा हुआ है आपकी, बट अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे नंबर आपको मिलेंगे। ऑनलाइन समझ में आया? लर्न हुआ इतना सा? हाँ, इतनी सी बात लर्न हुई। चलो ये करो, फिर हम आपके साथ कुछ बातें आगे की शेयर करेंगे। हेडिंग डाल देना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, ऑनलाइन कह रहे हैं मैम, हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास रजिस्टर्स नहीं है, है ना? गुड, तुम अच्छे हो। ऑनलाइन वाले बच्चे ना हमेशा से अच्छे होते हैं। हाँ, ये जितने भी तंग करते हैं ना, शरारती, ये सब मेरे पास ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं मैम आपको देखने आए हैं। हाय, मेरे मियाँ तक पहुँच गई ना ये बात। चलो पढ़ो। दुष्ट बच्चे सारे ऑफलाइन में होते हैं। लिखा? आदत नहीं होगी ना मेरी क्लास में लिखने की, अब से डाल लो। वैसे ना आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को देख के ना मुझे पर्सनली, और मैं ये बहुत ऑनेस्ट बात बोल रही हूँ, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पुराने बच्चों को देख के ना बड़ा अच्छा फील होते हैं। ऑनलाइन भी मुझे काफ़ी सारे नाम जाने पहचाने से लग रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ तो कहा, सेम हियर बोला
है ना? हाँ, ऐसी बातें माइक पे बोलते हैं, रिकॉर्ड होती हैं, चुप चुप बोल देते हो, ऐसे थोड़ी होता है। चले, लिख लिया? हाँ, छोटी सी तो बात थी। चलो जी, अब मैं हटा रही हूँ, अब आगे सुनो, अब आगे की चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे बेटा। अब हम नहीं लिखा था, हो गया? चलो सुनो, अब आगे की बात सुनेंगे और फिर से लर्न करके हम जाएंगे। देखो बेटा, ये जितना भी हमने काम किया है ऑब्वियसली एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी बात को सुनेंगे, प्लीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे। इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा डिफाइन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपको एक केस देगा, उनके फंक्शंस बता रखे होंगे, आपको वो पढ़ के देखना पड़ेगा वो व्यक्ति कौन से लेवल में फॉल करता है, कहाँ पे कैटेगराइज होता है। पर वो आंसर को फ्रेम करने के लिए ना आपको इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको स्ट्रैटेजी का भी मीनिंग सिखाऊंगी, फिर मैं आपको मैनेजमेंट का मीनिंग सिखाऊंगी, फिर मैं दोनों को कंबाइन करके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग सिखाऊंगी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है डिफाइन स्ट्रैटेजी, पर ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा शुरुआत एक अच्छे ढंग से करोगे कि स्ट्रैटेजी का मतलब ये, मैनेजमेंट का मतलब ये, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये, और अब उसकी लिमिटेशंस, सो ऑब्वियसली बेटा नंबर ज़्यादा अच्छे पाने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो उन चीज़ों को लर्न करना हमें पड़ेगा। क्लास में ही, फिर से बोल रही हूँ, क्लास में ही लर्न करेंगे, ध्यान देंगे, सुनिएगा। अगली बात, अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं क्या, स्ट्रैटेजिक बिजनेस मॉडल क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है, एक ही बात है। अब हम एक ओवरव्यू और लेने वाले हैं। ये टर्म्स मैंने आपको समझा दी, अब जब जब मैं ये टर्म्स बोलूँगी आपको पता है। अच्छा, एक बार रिवाइज करवाओ, रोड मैप कौन सा होता है, जीपीएस मैप कौन सा होता है, मिशन, और मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा विजन। मेरा ओपन एंडेड क्या होता है, गोल, क्लोज्ड एंडेड क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। डन, ये काम हमने किया। अब नेक्स्ट सुनेंगे। अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपके लेवल पे हम बात करेंगे, साथ ही एग्जाम्पल वीजेसी का भी लेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले डिटर्मिनेशन होता है किसका, डिटर्मिनेशन ऑफ, ये पहले आप समझ लो मुझसे, फिर आई विल गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन। सबसे पहले हम बनाएंगे विजन, उसके बाद बनेगा मिशन, फिर बनेंगे बिजनेस मॉडल, फिर बिजनेस डेफिनेशन, और उसके बाद बनते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सबसे पहला काम, कोई भी काम को करने के लिए ऐसे मुझे जो है सीक्वेंस बनाना पड़ता है। मुझे सीए करना है, मेरा विजन था। सीए के लिए मुझे 3 लेवल्स क्लियर करने हैं, मेरा मिशन है। अब बिजनेस मॉडल डेफिनेशन क्या है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपके ऊपर, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो नहीं लग पाएगा। मैं अपने लिए बात करूं तो मुझे इंटर से पैसा कमाना है, इंटर चालू करना है, ये मेरा बिजनेस मॉडल और डेफिनेशन हो गया। गोल्स ऑब्जेक्टिव्स मेरे लिए क्या है फिलहाल के लिए। अच्छा, अगर हम अपने ऊपर भी ये लगाए गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके ऊपर एक और लगाए एग्जाम्पल, मान लो आज घर जाके एसएम पढ़ना है, ये आपके लिए क्या है, गोल है। और एसएम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आज मुझे पढ़ाना है एसएम का फर्स्ट चैप्टर, ये मेरा गोल है। फर्स्ट चैप्टर के ना 2 टॉपिक्स पढ़ाने हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो काम करने को ना, हर बार को काम को करने को मुझे माइन्यूट चंक्स में उसको तोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा काम विजन था, फिर उसको हिस्सों में तोड़ा, मिशन बना, और छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मेरे बन जाते हैं। ओके, इसके बाद अब क्या होगा बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब देखो बेटा, मेरा वैभव सर का अगर आपको थोड़ा सा पता भी हो, हमने क्लासेस कैसे चालू की थी, हमने एक रूम से चालू करी थी। मैंने शायद फाउंडेशन में भी अगर आपसे शेयर किया हो, या सर ने भी कभी आपसे शेयर किया होगा। हमने एक छोटे से कमरे से हमने वैभव जिलान क्लासेस की शुरुआत की थी ड्यूरिंग कोरोना।
तो अब उस समय पे क्या था, बहुत छोटा सा रूम था, ऑनलाइन क्योंकि प्लेटफॉर्म उस टाइम चलता था कोरोना की वजह से, पर जब हमारे पास लॉकडाउन हट गया अब मन था कि हम एक इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं। हमने डी मॉल में क्लासेस जो हैं वो शुरू करी थी। मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में डी मॉल का पता है या नहीं पता। फिर डी मॉल पे स्पेस हमें कम लगा क्योंकि हमारे पास बच्चे ज़्यादा आ रहे थे। हमने और ग्रैंड लेवल पे उसको लेकर जाने का सोचा। हम यहाँ पे मेट्रो वॉक में आए। मेट्रो वॉक में वो जो बड़े वाला रूम है हमने वहाँ से शुरुआत करी और धीरे 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 हमने इसको और बढ़ाते हम चले गए। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी स्टेज 1 पे हैं। हम अपने विजन के हिसाब से मिशंस डिसाइड कर रहे हैं और फिर अब हम डेली बेस पे जब काम करते हैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड जो है वो करते हैं। अब होगा क्या बेटा, सुनना मेरी बात को। कोरोना आया, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन वालों को बंद कर दिया गया, मना कर दिया गया कि ऑफलाइन मोड से काम नहीं होगा, बीमारी कुछ ऐसी चल गई है। क्या बेटा वो मेरे कर्मों की सज़ा थी? क्या कोरोना आ गया इसमें मेरी गलती थी? कोई नहीं। मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिला? एक थ्रेट मिला। मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक थ्रेट मिला, पर उस थ्रेट को मैंने ख़त्म किया और मैंने अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने की अपॉर्चुनिटी ढूंढी। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुझे 2 चीज़ें मिलने वाली हैं। मुझे मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और मुझे मिलते हैं थ्रेट्स। हर एक बिजनेस फर्म का एक मकसद होता है क्या, कि मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाए, इसको बोला जाता है कैपिटलाइज करना, और मिलने वाले थ्रेट्स को ख़त्म करे, कम करे, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइज करना। अब आपको ये चीज़ अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखते हो कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए और हमें अपने जितने भी थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए, ये जनरल लैंग्वेज है। नंबर मिलेंगे, मैं नहीं कहती मिलेंगे नहीं, पर अगर आप लिखोगे कि मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स और हर एक बिजनेस फर्म को अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करना चाहिए और थ्रेट्स के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना चाहिए, तो ये आपके स्टडी मैट की लैंग्वेज है, ये आपको फॉलो करनी है। सो जब भी हम बिजनेस करते हैं बेटा, मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलते हैं 2 चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। मान लीजिए बेटा जी, अब हम फिर से अपना एग्जाम्पल लेंगे। जब हम मेट्रो वॉक में आए, कोई और सीए कोचिंग सेंटर नहीं था। हमारे लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुझे इस बात का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेरे लिए फ़ायदा है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में। और वहीं अगर ऑलरेडी यहाँ पे कोई और पढ़ा रहा होता तो उसके लिए भी मैं थ्रेट होती कि उसका कॉम्पिटिटर आ गया, और मेरे लिए भी वो थ्रेट होता कि ऑलरेडी वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, मेरे कस्टमर बेस पता नहीं मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो भी चीज़ मुझे बाहर से मिलती है, बाहरी एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से मिलती है, वो मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। और हर एक बिजनेस फर्म को काम करने से पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना ज़रूरी होता है। आपके घर में आप लोग बिजनेस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है स्टेशनरी का। अब आप जहां पर दुकान सेटअप कर रहे हो वहां पे ऑलरेडी 10 स्टेशनरी शॉप्स हैं। क्या आपको लगता है आपके लिए चांस स्कोप है वहां पे, जब ऑलरेडी 10 लोग काम कर रहे हैं? नहीं है वहां पे स्कोप। आपको कहाँ जाना चाहिए? अनएक्सप्लोर्ड मार्केट में, जहां पर स्टेशनरी की कोई शॉप ही नहीं है। मेरे घर के विसिनिटी में, मतलब मेरे घर के विसिनिटी में 200-400-500 मीटर तक कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। और अगर मुझे कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए भी ना, तो ठीक है, वॉक करने वाला वॉक कर लेगा, पर यूजुअली मुझे कन्वीनियंट लगता है, मैं गाड़ी से जाती हूँ। अब वहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ पे अपने लिए स्टेशनरी की शॉप एक ओपन कर लूँ। आसपास 3-4 स्कूल्स भी हैं, वहाँ पे नहीं है शॉप। अब बच्चों को अगर जाना होता है तो ठीक है, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो ये मेरे लिए क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप उसके लिए लोकेशन चेक करते हो, कहाँ पे फिजिबल रहेगा, कहाँ पे कमाई हो सकती है और कहाँ पे जो मेरा धंधा है वो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे चालू करना बेकार है, पैसे की बर्बादी है। आप क्या कर रहे हो? आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हो। आपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया है। मैं अब स्ट्रैटेजी बनाऊंगी
कैसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगी? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए अपने लिए षड्यंत्र बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मुझको तो मेट्रो वॉक में ही आना है, कोई बात नहीं, अगर ऑलरेडी एक और कॉम्पिटिटर वहाँ पे मेरा बैठा है। तो अब स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी? मैं अपने लिए डिस्काउंट कूपन ज़्यादा रखूंगी, मैं फ्री में लेक्चर्स बांटना शुरू करूंगी, फ्री इन द सेंस यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करूंगी। पहले अगर मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर रही थी तो आज मैं 10-10 लेक्चर चालू कर दूंगी। मैं अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा अपनी प्रमोशन करूंगी, मैं पैम्फलेट्स बंटवाऊंगी। मैं मेट्रो वॉक का, मुझे पता है वो रास्ता है, पूरा कॉरिडोर है, वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे अपने बोर्ड्स लगवाऊंगी। मैं टीचर्स को वहाँ पे जो है उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगवाऊंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स लगवाऊंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को अभी अभी ट्रॉफी बांटी है, मैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं षड्यंत्र, नीतियाँ, स्ट्रैटेजी ही तो बना रही हूँ अपने कॉम्पिटिटर को नीचा उसका बिजनेस करने के लिए। तो ये काम तो हम वैसे, क्या हमें नहीं पता था ये काम करेंगे? हमें पता था, पर हमें क्या नहीं पता था कि ये काम मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए करने हैं। तो जब भी आप बिजनेस करते हो, आपने सोचा कि मुझे आज से 5 साल बाद सीए, अपनी इंडस्ट्री को, अपने काम को मुझे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट बनाना है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेटा एनालाइज करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ, मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। क्या? बोलो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालाइज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे देखना पड़ेगा मेरे को मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और क्या क्या मुझे थ्रेट्स मिल सकते हैं। अगर कोरोना आया और सारा ऑफलाइन इंडस्ट्री को बंद करवा दिया और मैं डर के कांप के साइड में बैठ गई, अब वो जो कोरोना आया वो सबके लिए थ्रेट है, वो सबके लिए डर है, उसने सबके धंधे को, बिजनेस को खत्म करने की कगार पे छोड़ दिया है। पर उस थ्रेट को, अगर उस डर को मैं जीत नहीं पाई तो मेरा बिजनेस बर्बाद है। मुझे उस थ्रेट के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है और अपने अंदर की स्ट्रेंथ की मदद से, अपनी कैपेबिलिटीज की मदद से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो जिन्होंने बेटा सैनिटाइजर्स का, मास्क का बिजनेस चालू किया, इनिशियली मैंने आपको फिस्कल पॉलिसीज में भी पढ़ाया था, मास्क बिके 200, 300, 500 रुपए में। सरकार कहती है तुम तो ऐसी इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बर्बादी हो रही है, यहाँ पे भी बिजनेसमैन तुम अपने प्रॉफिट ढूंढ रहे हो, हम नहीं करने देंगे। वो फिर सरकार ने उसके ऊपर कैपिंग लगा दी, 100 रुपए से ज़्यादा नहीं बिकेगा। यानी कि बिजनेसमैन, असली बिजनेसमैन कौन है? जो डूबती हुई इकोनॉमी में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के चला जाए, जो डूबती हुई इकोनॉमी में भी अपने लिए फ़ायदे, मुनाफे, प्रॉफिट्स ढूंढ कर चला जाए। ज़रा सा हमें बाहरी एनवायरनमेंट से दुख, दर्द, तकलीफ हुई और हम साइड में बैठ गए, हम डर के बैठ गए, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेस करने का तरीका, शुरुआत कैसे होती है? पहले जेब से अपना पैसा लगता है, फिर रिकवरी होती है। बिजनेस में कभी भी अगर आप सोचो कि हम पैसा, हमने इन्वेस्ट किया हुआ था उसको उठा के लगा दे, बिजनेस करने का एक उसूल है, क्या? पैसा दूसरे का लगाओ शुरुआत में। अपने पास पैसा है भी ना तो भी उसको बैकअप में रखो, पैसा लोन पे ले लो। अपना पैसे से बिजनेस नहीं होते हैं। ये तो पता नहीं, आप लोग बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, मुझसे बहुत बेटर आप जानते होंगे। सो बिजनेस करने का मतलब क्या है? हम आपको बिजनेसमैन बना रहे हैं, यानी कि जब आपने डिसाइड किया कि काम करना क्या है और कैसे करना है, तो अब मुझको रास्ते ढूंढने हैं। पहले मैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करूंगी, क्या यहाँ पर काम करना सही रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को ढूंढूंगी। अब देखो बेटा, अब समझने वाली बात है, सुनना मेरी बात को। अब ना मैं यहाँ पर आ गई, कहाँ पे? यहाँ पे मैं मेट्रो वॉक में आ गई। और अब मेट्रो वॉक में ना मैंने देखा यार मेरे पास तो डेली बच्चे आते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। मैं पहले सिर्फ फाउंडेशन पढ़ाती थी, बच्चे आते थे, फिर इंटर पढ़ाना शुरू किया, बच्चे आ रहे हैं, फाइनल पढ़ा रही हूँ और बच्चे आ रहे हैं। यार पर यहाँ पे ना खाने पीने वाली चीज़ें बड़ी महंगी हैं। आप सुनना, बिजनेस कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे ना खाने पीने वाली चीज़ें बड़ी महंगी हैं। यहाँ पे नीचे मैकडी है, ठीक है, ब्रांड है, पर हर बच्चा तो डेली के 100 रुपये, 150 रुपये खर्च नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो है
खाने पीने को लेके एक वो फंडू है, वो भी हमें जो है जी महंगा लग रहा है, या हमें उसका टेस्ट नहीं आ रहा, या वहाँ तक जाने के लिए भी हमको जो है टाइम लगता है, वहाँ पे जाते हैं, चीज़ बनाता है, हम खाते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक ही निकल जाता है, क्लास शुरू हो जाती है, क्लास में 10 मिनट लेट। मैंने कहा यार ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों को खाना जो हम लोग 6-6 घंटे पढ़ा रहे हैं, बुला रहे हैं बच्चों को, तो इनको तो भूख लगती होगी, हर कोई घर से भी नहीं लाता होगा, बहुत सारे बच्चे पीजी के भी, क्यों ना मैं एक काम करूँ, साथ वाली बिल्डिंग, साथ वाला स्पेस, साथ वाला कमरा ले लूँ और वहाँ पे अपनी कैंटीन चालू कर दूँ। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया? अपॉर्चुनिटी शुरू कर दी, अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली अपने लिए। बिजनेस, पैसा, प्रॉफिट कमाने का एक और तरीका ढूंढ लिया मैंने, पैसे कमाने का तरीका ढूंढा, मेरा बिजनेस डेफिनेशन, पैसा कमाऊंगी, मेरा बिजनेस मॉडल। अब एक बिजनेस मॉडल क्या हो गया, मेरे पास खाने पीने का कैंटीन वाला सिस्टम भी शुरू कर दिया, और मैंने और पता है क्या किया, आस पड़ोस में जितने रेट्स है ना उससे कम रेट पे अपने पास में चीज़ें बेच रही हूँ यहाँ पर आके। अगेन अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए। मैंने क्या किया, ये मुझे कब समझ में आया अपॉर्चुनिटी है, जब मैंने अपने आसपास के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा, जाना, समझा। मुझे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मिल गया। और थ्रेट कैसे हुआ? अब मैंने जो काम शुरू किया, क्या वो मैकडी और फंडू वालों के लिए थ्रेट हो गया? हाँ, बहुत बड़ा थ्रेट हो गया। एक तो मेरा बच्चा अब नीचे नहीं जाता, यहीं पे खा लेता है, वहाँ पे नीचे जाता है, बैठने की जगह नहीं है, और अगर बैठना है तो भाई धूप बहुत लगती है, बारिश है तो बारिश आ गई है, सर्दियों में भी ओपन एरिया, ठंड बहुत लगती है। मैंने तो यहाँ पे चेयर्स भी लगा दिए, टेबल भी लगा दी, मेरा बच्चा तो नीचे उतरने को भी तैयार नहीं है। क्या उन लोगों के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस वालों के लिए थ्रेट हो गया? उनके लिए थ्रेट हो गया। और वो थ्रेट उनको मिला कहां से? क्या उनमें खुद में कमी थी? क्या वो टेस्ट अच्छा नहीं दे रहे थे? क्या वो पैसे ज्यादा? अभी तक तो सही काम चल रहा था, कॉम्पिटिटर आ गया ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उनके लिए वो थ्रेट हो गया। और मेरे लिए उनका दूर होना, उनसे ज्यादा पैसे चार्ज करना हमारे बच्चों से, या उनके लिए फिजिबल, हमारे बच्चों के लिए फिजिबल ना होना, मैंने उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। अरे मुझको दिख तो रही है कि अपॉर्चुनिटी है, मुझको दिख तो रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, पर आप मुझे ये बताओ उस अपॉर्चुनिटी को क्या ग्रैब करने के लिए ऐसा जरूरी है कि मेरे पास स्पेस भी तो हो? मैंने कहा स्पेस भी है, तो स्पेस को रेंट पे लेने के लिए जेब में पैसा भी तो हो। स्पेस को लेने के लिए अब मैंने ले लिया, पैसा भी था, तो अब मैंने वहाँ पे खुद जाके थोड़ी ना मैंने खाना बनाना, मतलब मैं घर पे भी खाना बना के आऊँ, मैं यहाँ पे भी खाना बनाऊँ, मैंने तो ये काम नहीं करना, मेरे को शेफ़ भी चाहिए। अच्छा, अब शेफ़ मेरे लिए फ्री में काम नहीं करेगा, मुझे उसको भी पैसा देना है। अच्छा, रोज़ जो है अब रॉ मटेरियल भी लाना है मुझको। आज जी मेन्यू में लिखा है हमारे बच्चा बर्गर खाएगा, आज मेन्यू में हमारा बच्चा चाउमीन खाएगा, क्योंकि तुम खिचड़ी तो खाओगे नहीं कि आसानी से काम हो जाए, तुमको रोज़ रोज़ नए नए स्वाद चाहिए, तो उस स्वाद के लिए मुझको रोज़ मंडी भी जाना पड़ेगा, मैं घर बार छोड़ के मंडी चली जाऊँ। समझो आप ये बात, ये सब हो क्या रहा है? यानी कि मेरे पास स्पेस था, मैं ले सकती थी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, आस पड़ोस में महंगी चीज़ें मिल रही हैं, पर जब मैंने खुद में झांका ना, ये काम को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है जेब में, इस काम को शुरू करने के लिए कैपिटल नहीं है जेब में, यानी कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं वीक हूँ। वीकनेस फाइनेंसेस के थ्रू भी हो सकती है। वीकनेस और कैसे हो सकती है? मेरे को शेफ ही नहीं मिल पाया। वीकनेस और कैसी हो सकती है? स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है जितना मुझे चाहिए था। वीकनेस कुछ भी, अच्छा मैंने अब चलो सब कुछ कर लिया, मेरे पास पैसा भी था, स्पेस भी था, सब कुछ हो गया, शेफ़ भी आ गया, पर बच्चों को खाने का टेस्ट पसंद नहीं आया। अब टेस्ट पसंद नहीं आया, ये तो मेरी कमी है ना, ये थोड़ी ना मैकडी वाले ने कुछ ऐसा कर दिया, मैकडी वाले की तो गलती नहीं है, वो तो मेरे लिए एक्सटर्नल है। ये तो मेरी अपनी अंदरूनी कमी है, मेरी वीकनेस है कि मेरा शेफ मेरे बच्चों को वो टेस्ट नहीं दे पा रहा जो मेरे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। यानी कि जब मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैंने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मिले मुझे, तो अगला काम मुझे क्या करना है? एनालाइज करना है, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। मुझे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, और यहाँ से बेटा मुझे क्या मिलेंगी? यहाँ से मिलते हैं स्ट्रेंथ्स एंड यहाँ से मिलती हैं वीकनेस, यहाँ से मिलते हैं वीकनेस। यानी कि हमें इंटरनल एनवायरनमेंट से मिल रहा है क्या? स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपने बचपन में कभी BS में स्वॉट एनालिसिस किया है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो मुझे बताओ, आज
मैं आपसे एग्जाम का क्वेश्चन पूछती हूँ, स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये स्वॉट एनालिसिस सिर्फ इंटरनल एनवायरनमेंट पे लगता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे लगेगा या दोनों पे लगेगा? ये दोनों पर लगेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला हिस्सा इंटरनल एनवायरनमेंट से मिलता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट वाला हिस्सा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलता है। और जब हमने ये भी काम कर लिया, अब क्या है बेटा जी? अब आप सोचो, आपने अब अपने लिए आपने डिसाइड किया आपको क्या करना है, सीए करना है। सीए के लिए आपको पहले क्या करना है? फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल। उसके बाद आपको क्या करना है? अब खुद में झांका, सीए करने के लिए क्या उतना फाइनेंस है मेरे पास? क्या सीए करने के लिए मेरे पेरेंट्स की उतनी कैपेबिलिटीज़ हैं? क्योंकि मैं तो अभी नहीं कमाता। तो सीए करने के लिए क्या मेरे पास उतना फाइनेंस है, उतना पैसा है कि मैं सीए कर पाऊँ? ये था मेरे लिए क्या? इंटरनल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे मैंने क्या देखा? मैंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखा कि क्या इस वक्त मार्केट में सीए की डिमांड है भी? कहीं मैं कर लूँ और सीए की डिमांड ही ना हो। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या सीएस के पास आज से 5 साल बाद कोई अपॉर्चुनिटी होगी? और जब हमने ये भी डिसाइड कर लिया, एनालाइज कर लिया एक्सटर्नल को, इंटरनल को, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब हम बेटा करने वाले हैं, अपने सामने मल्टीपल ऑप्शंस रखने वाले हैं कि मैंने अब डिसाइड कर लिया सीए करनी है, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है? सीए कोचिंग लूँ या सेल्फ स्टडी करूँ? सीए की कोचिंग अगर लेनी है तो ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ? सीए की कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लूँ? अपने घर के आसपास से लूँ या मैं कहीं बाहर दूर जाने के लिए भी राज़ी हूँ, मैं पीजी में रह लूँगा? मेरे पास क्या है? मेरे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ है। मैंने क्या किया? डेवलप की है अपने लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़। और अगर मैं वीजेसी की बात करूं तो वीजेसी कहते हैं कि हम फाइनल स्टार्ट करेंगे, तो फाइनल मैं प्योर ऑफलाइन मोड रखूं या ऑनलाइन मोड रखूं? मैंने कहा फाइनल वाला बच्चा तो आर्टिकलशिप कर रहा होगा, तो वो तो ऑफलाइन नहीं आ पाएगा, तो इनके लिए ना हम ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ऑफलाइन अगर बच्चे को बुलाना है या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा पर बच्चा तो थक जाएगा, सुबह आएगा तो आर्टिकलशिप ढंग से नहीं कर पाएगा, आर्टिकलशिप करके आएगा तो शाम को क्लास में इतनी अच्छे से नहीं। मैं क्या कर रही हूँ? मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ। ऑफलाइन लूँ, ऑनलाइन प्रोवाइड करूँ, या उसमें गूगल ड्राइव पे दे दूँ या मैं पेन ड्राइव पे दे दूँ, मुझे नोट्स कैसे देने चाहिए, मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ, मैं या जूम के लिंक्स भेजूँ। अब मैंने क्या किया? अपने लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को बनाया। और क्या बेटा, अब मुझे किसी एक स्ट्रैटेजी को चूज भी करना पड़ेगा। जब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, अब मैं बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज जो है वो मैं करने वाली हूं। अब मैं क्या करूंगी? चूज वन बेस्ट स्ट्रैटेजी, चूज वन बेस्ट स्ट्रैटेजी। और मेरे लिए बेस्ट क्या हुआ? एज अ स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट क्या हुआ? क्लासेस बहुत दूर है, मैं ऑनलाइन ले लूँगा। और मैं क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स भी करता हूँ, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं रिकॉर्डिंग ले लेता हूँ, मैं लाइव तो नहीं बैठ पाऊँगा। आपने अपने हिसाब से क्या किया? अपने हिसाब से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज़ किया। समझ में आई मेरी बात? और फिर लास्ट में क्या होगा बेटा? मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैंने क्या किया? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। सर ने अभी जैसे एसएम शुरू करना था, तो सर ने मुझसे मल्टीपल टाइम्स बोले, ज्योति ये टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है, ये टाइम स्लॉट है, तुम्हें किस में लेना है? अब हमने क्या किया? हमने अपने पास डिफरेंट ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स बनाए कि अगर मैं 1 से 3 क्लास लेती हूँ तो मेरी 3:15 बजे दूसरी क्लास है, इको की है। इको की क्लास को अगर हम पहले या डिले करते हैं तो हम 1 से 3 नहीं ले पा रहे हैं। हम दोपहर वाला मतलब 10:30 से 12:30 वाला टाइम लेते हैं, तो वो वाला टाइम ऑलरेडी सर का है, वो सुबह नहीं आ सकते। मतलब अलग अलग हमने अपने पास ऑप्शंस बनाए। और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या निकला? 8 to 10 आई विल टेक द क्लास। और उसके बाद जैसे आपका हिसाब चल रहा है वो चलेगा। फिर आई विल कम अगेन फ्रॉम माई हाउस, कितने बजे? 3 बजे की फाउंडेशन की क्लास लेने के लिए। तो हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने चूज किया। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स थे। हम यहाँ से पढ़े, हम वहाँ से पढ़े, हम ऑनलाइन से पढ़े, हम ऑफलाइन से पढ़े, हम किस टाइम पर पढ़े? आपके लिए आपने बेस्ट अपना चूज किया, हम वीजेसी से पढ़ेंगे। अब आप मुझे सोच के बताओ बेटा, क्या मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपको मेरा पढ़ाया समझ आया, आपको लर्न हुआ, क्या मुझे फीडबैक ऑब्टेन नहीं करने चाहिए?
करने चाहिए। और क्या ये फीडबैक मुझे आखिरी में 35वीं 35th क्लास के बाद मुझे लेना चाहिए? नहीं, मुझे हर क्लास के बाद, हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद फीडबैक लेना चाहिए। मैं हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद टेस्ट लूँगी ताकि मुझे ये समझ में आए मेरे बच्चे को कितना समझ में आया, उसको लिखना आया या नहीं। ये मेरे एंड पे बात हुई। आपके लिए आप फीडबैक कैसे ले रहे हो अपना? आप घर पे जाके इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो आपको क्या खुद से समझ में आया, कि आप उसको लिख पा रहे हो, ये आपका फीडबैक है। मान लो आपने कहा नहीं मैम हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हो, हम तो नहीं कर सकते, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके दिए हुए फीडबैक के हिसाब से मुझे खुद के ऊपर कंट्रोल सिस्टम लगाना पड़ेगा। यानी कि मुझे पढ़ाने का तरीका हो सकता है बदलना पड़े, हो सकता है कि मुझे, आपने कहा मैम सुबह सुबह थ्योरी पढ़ते हैं ना तो बाद में हम पढ़ नहीं अच्छे से पाते, और वही दूसरे बच्चे ने बोला मैम अच्छा है सुबह सुबह थ्योरी निपट जाती है ना, बाद में हमारे लिए जो है ठीक हो जाता है, हमें पता है कि हमारा थ्योरी निकल गया। सबका अपना 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 फीडबैक होगा, और अब उसके हिसाब से क्या होगा, जिसके लिए अच्छा वो तो कंटिन्यू करेगा, और जिसके लिए ठीक तरीका नहीं होगा वो अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करेगा। आपने मुझसे बोला मैम इंटर के सारे हमारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, अब आप ना हमें एक स्टडी टेबल बना के दे दो, एक टाइम टेबल बना के दे दो। मैंने आपको बोला लो बेटा आप सुबह 4 बजे उठना, 4 से 6 आप पढ़ना, क्या ऑडिट पढ़ लेना, 1 घंटे का रेस्ट ले लेना। मैम 4 बजे तो हम सोते हैं, कोई बात नहीं बेटा अब आपको उठना है, 4 से 6 आप ऑडिट पढ़ लेना बेटा, 1 घंटे का रेस्ट लेके 7 से 10 जो है आप अकाउंट्स पढ़ लेना बेटा, 2 घंटे का रेस्ट ले लेना, दोपहर को 2 से 4 आप एसएम पढ़ लेना। और मैम फिर से नींद आ जाएगी, थ्योरी है, कोई बात नहीं बेटा अभी इससे पहले वाला टाइम सोने के लिए ही दिया था। उसके बाद बेटा फिर 1 घंटे का रेस्ट लेना, फिर आप क्या करना 5 बजे फिर से बैठना, ये कर लेना। अब आपने 2-4 दिन किया, आपको क्या लगा नहीं यार सुबह सुबह थ्योरी नहीं पढ़ सकते, दोपहर को थ्योरी नहीं पढ़ सकते, थ्योरी है, आप चेंजेस लाओगे, आप अपने पढ़ने के तरीके को कंट्रोल करोगे टू गेट दी मैक्सिमम। कैसा आउटपुट लोगे आप? मैक्सिमम, जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन रिजल्ट आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप उसके हिसाब से अपने ऊपर कंट्रोल सिस्टम्स लगाओगे। सो लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम करते हैं इम्प्लीमेंट। क्या इम्प्लीमेंट किया? इम्प्लीमेंट दी चोजन स्ट्रैटेजी, जो मैंने चूज़ किया था ऊपर स्ट्रैटेजी, वो वहाँ से मैंने फिर इम्प्लीमेंट के बाद मैंने फीडबैक ऑब्टेन किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, इवैल्यूएट किया, चेक किया कि मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं, और उसके हिसाब से अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैंने इम्प्लीमेंट किया कंट्रोल सिस्टम। और अब आप चेक करो, अगर मुझे आपसे कुछ शेयर करना हो तो बेटा ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है आपका यूनिट 1, ये है आपका यूनिट 3, ये है आपका, अच्छा पहले एक्सटर्नल लिखवाया ना मैंने, तो ये है आपका यूनिट 2, ये है यूनिट 3, ये है यूनिट 4, ये है यूनिट 5, ये 5 चैप्टर्स हैं आपके। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, इन पूरे 5 को हम क्या बोलते हैं? ये होता है बेटा मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल गिवन बाय फ्रेड आर डेविड। ये कहाँ मिलेगा? क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चैप्टर 5 जब आप करोगे, चैप्टर 5 की चीज़ें मैंने आपको लर्न अभी करवा दी। लेट मी शो यू। ये रहा, आपको जब बुक मिलेगी ऑन पेज नंबर 156 ये जो पूरा चार्ट है ये यही लिखा हुआ है। मेरे साथ अब आप लर्न करेंगे, अब हम कुछ नया नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ अब आप लर्न करके बताएंगे, क्लास में अभी लर्न करेंगे। इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल किसने दिया और वो क्या है। आइएगा अब पूरी क्लास को रिवाइज करेंगे। एक मैं आपको, लेट मी चेक सर, वीडियोस डाली साहिल भैया हैं क्या? वीडियोस डाली? एक मुझे आपको वीडियो दिखानी है, केन टारो की वीडियो दिखानी है कि किस हिसाब से जो है हमारा केन टारो काम करता है, लोगों को, प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे उनको ऐड करके देता है, वो हम चेक करेंगे। आओ पहले हम रिवाइज करेंगे सारा का सारा, उसके बाद हम आगे की चर्चा आपके साथ करेंगे। सुनिएगा,
आवाज़ अब आनी चाहिए और मुझे रिवाइज़ करवाओ पूरी क्लास। हम यूजुअली ऐसा ही पैटर्न रहता है, आखिरी के 15-20 मिनट मैं पढ़ाती नया कुछ नहीं हूँ, मैं पूरा आपको लर्न करवाऊँगी और उसके बाद जो है हम क्लास को फिर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से थ्योरी 1.5 घंटा पढ़ लो बहुत होती है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती है। ऑनेस्टली मैं ये बात खुद आपके साथ जो है शेयर कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे थ्योरी है, लर्न भी करना है, तो इट टेक्स टाइम दिमाग में बिठाने के लिए। तो मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करेंगे। टोटल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने? 3। कौन कौन से? कॉरपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। आपसे ज़्यादा तेज मेरी आवाज़ आ रही है। आप सब जब बोलोगे तो माइक से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ सकती? आ सकती है ना? तो फिर बोलो जल्दी से। टोटल कितने लेवल्स? 3। पहला कॉरपोरेट, बिजनेस लेवल, ऑपरेशनल। वेरी नाइस। ऑनलाइन आवाज़ आ रही है या और तेज बुलवाई इनसे? आप बताओगे आवाज़ आ रही है इनकी या और तेज बुलवाना है? और तेज ना कह रहे हो? और तेज मैम, आवाज़ नहीं आ रही। कितने लेवल्स? कितने लेवल्स? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले कॉरपोरेट लेवल पे क्या बनता है? विजन एंड मिशन। उसके बाद बिजनेस लेवल पर बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। तीसरे लेवल पर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओपन एंडेड क्या होता है? क्लोज्ड एंडेड। सेल्स बढ़ाने हैं, ये मेरा क्या है? सेल्स 10% बढ़ाने हैं, क्या है? आज मुझे एसएम पढ़ना है, क्या है? आज मुझे एसएम के 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या है? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जल्दी से बताएंगे डेस्टिनेशन को क्या बोलते हैं? वेयर आई वॉन्ट टू रीच या वेयर डज अ फर्म वॉन्ट टू रीच, वो क्या है? मिशन या विजन। जहां पहुंचना है वो विजन, और जैसे पहुंचना है रोड मैप मिशन होता है। क्लियर है ये बात? फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन है? आइगोर एनसॉफ। फिर से बेटा इग्नोर मत करना उसको। आइगोर एनसॉफ। आइगोर इग्नोर नहीं। सो कौन है फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? आइगोर एनसॉफ। क्लियर है? उसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या कहता है? सबसे पहले अब हम डिसाइड करेंगे विजन, मिशन, फिर छोटा हिस्सा बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, उससे छोटा हिस्सा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जब ये कर लिया तो अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, जहाँ से मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना होता है? कैपिटलाइज, और उसको थ्रेट्स को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज। अच्छा मुझे बताइएगा जब हम 3rd लेवल हमने बाहर देख लिया, अब हम खुद अपने अंदर झांक रहे हैं। सीए करने का सपना तो देख लिया, सीए कर सकते हैं? इंटरनली अब हम एनालाइज कर रहे हैं। मार्केट में सीए की तो डिमांड है, पर हमारे में इतना दिमाग है कि सीए कर लेंगे? हम इंटरनली खुद को झांक रहे हैं, इंटरनल एनालिसिस। तो इंटरनली झांकने का मतलब क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, तो वीडियो कल दिखाते हैं, वहाँ पे क्लास चल रही है और वीडियोस वहीं पर हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इंटरनली एनालाइज करने का मतलब खुद को क्या है? हम क्या देख रहे हैं? अपने अंदर की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अगर मैंने कहा कि हाँ अपॉर्चुनिटी है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज अगर कर पा रहा हूँ, तो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से या वीकनेस की वजह से? स्ट्रेंथ की वजह से। और बाहर से डर आया, थ्रेट आया, और मैंने उसको थ्रेट को थ्रेट ही समझा, तो यानी कि मैं स्ट्रेंथ ज़्यादा थी मेरे पास या वीकनेस ज़्यादा थी? वीकनेस ज़्यादा थी। सो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जहाँ से मिलती है अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करेंगे, थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे। उसके बाद एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इसको आप ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल भी बोल सकते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं क्या? बोलो ना, स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब ये भी हो गया। अब मेरे पास अलग अलग ऑप्शन से हैं। मुझे मेरी क्लास तक जाना है, मेरे पास ऑप्शन है, अपनी गाड़ी निकालूं, अपनी स्कूटी निकालूं, रिक्शे से जाऊं, मेट्रो से जाऊं। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपने लिए चूज कर रही हूँ। मैंने कहा गाड़ी निकालूंगी तो 50 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे,
इससे अच्छा तो 50 रुपये का ई रिक्शा 30 रुपये में हो जाता है, उससे चली जाती है। मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए क्या किया, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाई क्लास तक पहुंचने के लिए। क्लास में पहुंचने के लिए मैंने अपने लिए मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनाई। अब उसमें से मैंने क्या किया, बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ की। मैंने कहा बारिश है तो इस वक्त तो बेस्ट ये अपनी गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा धूप है इस वक्त तो बेस्ट ये अपनी गाड़ी ले जाओ, पर मौसम बहुत अच्छा है यार, आज तो पैदल चलते हैं। अच्छा, और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो हमने क्या किया, फाइनेंसेस चेक किया। मैंने कहा गाड़ी से जाती हूँ पेट्रोल लगेगा वो अलग, साथ में पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा वो अलग, क्या करना है, 20-30 रुपये का रिक्शा ले लेते हैं। हम अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज़ कर रहे हैं और उस बेस्ट स्ट्रैटेजी को चूज़ किया तो अब उसको इम्प्लीमेंट, बस सोच लिया कि आज मैं क्लास जाऊंगी ना तो रिक्शे से जाऊंगी, अब जाना भी तो पड़ेगा, तो जाओ ना, फिर इम्प्लीमेंट करो ना जो आपने डिसीजन लिया है। आपने इम्प्लीमेंट किया, अब आपने फीडबैक, यार पैसे तो बचा लिए और जो पसीना आ गया उसका क्या करें, फीडबैक ले रहे हो आप। पैसा तो बचा लिया मैंने, मेरे लिए उस वक्त बेस्ट तो ये था कि पैसा मैंने बचा लिया, रिक्शा से आ गया, यार दिमाग ख़राब हो गया, धूप इतनी थी, गर्मी इतनी थी, और खुदा ना खास्ता फ़ोन चोरी हो गया, ऐसे देख रहे थे, आदत तो हमारी यही होती है ना हर जगह फ़ोन स्क्रॉल करने की, आया कोई लेके चला गया, तो बर्बादी ज़्यादा। फीडबैक आपने लिया, आपने इवैल्यूएट किया उस फीडबैक को, नहीं आगे से रिक्शे से नहीं जाऊँगा, रिक्शे से जाना बहुत भारी है। आपने क्या किया, आपने अपना फीडबैक लिया किए हुए काम का, उसको इवैल्यूएट किया, उससे क्या पॉजिटिव बेनिफिट रहा, क्या नेगेटिव रहा, और अगर नेगेटिव ज़्यादा थी बातें तो आपने कंट्रोल सिस्टम लगाया, आपने अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया। समझ में आई? याद करेंगे स्ट्रैटेजिक मॉडल को, अभी ये आता है एग्जाम में। सबसे पहले स्टेज 1, अभी देख के बोल लो, अगली बार बिना देखे बोलोगे, और उसके बाद जितना लर्न किया वो फिर से एक बार बोल के जाओगे। चलेंगे, बोलेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वहाँ से क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। फिर हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वी जैसे इंटरनली अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है। आज मैम ने बोला 7:30 बजे क्लास लेनी है, साहिल भैया आ सकते हो 7:30 बजे? अब मैं इंटरनली अपना चेक कर रही हूँ, क्या हमारा सिस्टम रेडी हो जाएगा 7:30 बजे तक? आज सर मैं शाम को क्लास लूँगी, मैं शाम को 7 से 9 क्लास लूँगी। हम स्टाफ से पूछेंगे क्या आप लोग रुक सकते हो? अरे इंटरनली भी तो हमें काम काज करना पड़ेगा। ये इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। साहिल भैया ने बोला हाँ हाँ मैम, मैं एक काम करो मैम, सुबह जब आप क्लास लोगे ना, सुबह तो मैं आ जाऊँगा, पर ना मैं शाम को नहीं रुक पाऊँगा। शाम को मैंने किसी और से पूछा, सुनील भैया आप रुक जाओगे, मनु भैया आप रुक जाओगे? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। सुनील भैया, साहिल भैया दोनों ने कहा हम शाम को रुक जाएंगे। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनको रखूं या उनको रखूं? तो हमने क्या किया, फिर अपना बेस्ट चूज किया। साहिल भैया आप तो सुबह रुके थे ना, अब आप चले जाओ, कोई बात नहीं, हम ना मनु भैया को रोक लेते हैं, हम ना इनको रोक लेते हैं। हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर रहे हैं जो कि मुझे बेस्ट आउटपुट दे। अब अगर साहिल भैया को रोकती हूँ, सुबह से बेचारे रुके हुए, शाम तक तो नहीं कर पाते काम, तो मेरे लिए बेस्ट क्या था कि मैं किसी और को रोक लेती। मैंने अपना बेस्ट दिया, पर फिर फीडबैक लिया। साहिल भैया ने क्लास बहुत अच्छे से संभाली, या मन्नू भैया जो भी उस टाइम रुके थे उन्होंने क्लास बहुत अच्छे से संभाली, बढ़िया बात। अच्छे से नहीं संभाली तो अब मैं कंट्रोल सिस्टम लगाऊंगी, मैं किसी और को बोलूंगी अब से आप रुकना। सो चलिएगा, पहला स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ, मेरे साथ बोलेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, गोल्स, सॉरी उससे पहले बिजनेस मॉडल, डेफिनेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके बाद मल्टीपल आपके पास स्ट्रैटेजीज डेवलप करो। अच्छा डेवलप लिखो, जनरेट लिखो, कोई भी अक्षर यूज़ करो, ये वो स्टैंडर्ड अक्षर हैं जो आपको लिखने ही है, ये SM के अक्षर हैं। सो डेवलप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एंड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव या बेस्ट स्ट्रैटेजी। उसके बाद उस चोजन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करो, उसका फीडबैक ऑब्टेन करो, इवैल्यूएट करो, और अगर फीडबैक में डिस्क्रिपेंसी अच्छा नहीं है तो फिर कंट्रोल सिस्टम्स लगा दो। समझ में आया? मॉडल किसने दिया था? फ्रेड आर डेविड ने, राहुल द्रविड़ नहीं है वो, फ्रेड आर डेविड है। ठीक है जी, चलेंगे, मुझे बिना देखे बताएंगे। अब कौन बता रहे हो, जल्दी से बताओ, मतलब अभी तो सारे ही बताओ जल्दी से।
एक गाना गाए, एक गाना गाए, हाँ। क्योंकि तुम ही हो, गाओ, क्योंकि तुम ही हो, बोलो ना, गाओ ना, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, अरे बोलो ना, गाओ ना, गाओ। तुम समझ गए हो मैं जो बोलने वाली हूँ, है ना। अभी हम गाना गाएंगे ना, सुर ताल सब मिलते हैं आप लोगों के आंसर में, कोई राग वहाँ, कोई सुर ताल वहाँ, है ना। सुधर जाओ दोस्त, जल्दी से बोलेंगे। डिटर्मिनेशन, चलो, रेडी स्टेडी गो। मैं ना सिर्फ आपकी लिप सिंकिंग देख रही हूँ कि सही है तो सही होगा, सब अलग अलग बिखरे हुए हो। फिर से, डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेज, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, और लास्ट में इम्प्लीमेंट द चोजन स्ट्रैटेजी, फीडबैक लेना है, इवैल्यूएट एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम्स। आपको ये एक बच्चा समझा दो, कोई भी, एनी वन ऑफ यू, कोई भी एक बच्चा, बोलो कौन बोलेगा, बोलो ना। अरे आई विल हेल्प यू आउट ना, आप तो मेरे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, ऐसा कोई नया बच्चा हो ना तो मैं समझ सकती हूँ। आप तो पुराने हो, मेरी क्लास में तो तुम लोग गिटार भी बजाते हो, गाने भी गाते, आप ही का बैच था जिसमें गिटार बजा था, है ना, है ना, हाँ। और आप ही लोग, आप ही वो बच्चे हो ना कि मतलब वो आप ही का ग्रुप था ना वो वाला, कौन सा वाला, कौन सी बात कर रही हो, हाँ, मानव वाला नहीं, मैं मानव की बात नहीं कर रही, वो तो मुझे पता है मानव आपके ग्रुप में था। द थिंग इज़, आप लोग मुझसे इतना वो थे ना कि लास्ट डे पे यू वर लाइक कि मैम हम आपके साथ साथ चलेंगे, है ना, याद आया। तो तुम लोग मुझसे घबरा रहे हो आंसर बोलने में, हैं, बताऊँ मैं तुम्हें, जल्दी बोलो। एक बच्चा कौन बोलेगा, नहीं तो फिर आई आस्क द नेम कि भैया इसको माइक दे दो। कौन बोल रहे हो, जल्दी बोलो। मेरी सारी मेहनत फाउंडेशन की बर्बाद हो गई है। सुनील भैया, आप इनके साथ कितने टाइम से हैं, इस बैच के साथ? 1 महीने से, 1 साल से हो ना? इधर आओ, वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। आओ भैया, एक बार माइक लेके आओ, आओ तो माइक लेके आओ भैया, माइक लेके आओ। आपके हिसाब से आप 1 साल से इनके साथ है ना, 1 साल में सबसे ज़्यादा जिसने आपको तंग किया ना, माइक पकड़ा दो। किसी, सबने किया है? किसी ने नहीं किया? अच्छा, फिर आपको जो मासूम लग रहा है ना उसको जाके पकड़ा दो। चलो दोस्त, सवालों के जवाब दो, ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो, ठीक है। सुनो जी, सबसे पहले बताओ, फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? इगोर एंसोफ। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताएंगे हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल किसने दिया था, उनका नाम नहीं पता? चलो यहाँ से देखो, कोई बात नहीं, लो बेटा। फ्रेड, बोलो प्लीज, बोलो बोलो। फ्रेड आर डेविड डेविड ने दिया था। जल्दी से मुझे बताएंगे हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं? 3। पहला लेवल का नाम? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट पे क्या बनता है? विजन और मिशन। विजन, मिशन। दूसरा लेवल? मिडल, बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल। इस पर क्या बनेगा? बिजनेस मॉडल एंड बिजनेस डेफिनेशन। तीसरा लेवल? ऑपरेशनल और फंक्शनल। ऑपरेशनल या फंक्शनल। इस पे क्या बनेंगे? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे को सेल्स बढ़ानी है, मेरा गोल है या ऑब्जेक्टिव? गोल। मुझे सेल्स 10% बढ़ानी, ऑब्जेक्टिव। मुझे आज पढ़ना है, गोल। मुझे आज एसएम पढ़ना है, गोल। अभी तो यही 2 कंपैरिजन में है ना, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। मुझे आज एसएम पढ़ना है और मुझे एसएम के 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अब कौन सा? ऑब्जेक्टिव। पहले वाला क्या था? मुझे आज एसएम पढ़ना है, गोल। गोल। आज 2 चैप्टर पढ़ने हैं एसएम के, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। माइक ले लेंगे, चॉकलेट्स लाके देंगे हमें प्लीज। और दो किसी को माइक। और कौन तंग करता है आपको? और कौन तंग करता है आपको? कोई नहीं तंग करता?
मनु भैया आपको कौन तंग करता है? मनु भैया कौन तंग करता है? वो कह रहे माइक ले लो। इधर देंगे प्लीज, इस साइड दे दो, किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो। Yes, चलो ma'am. सुनाओ, कितने हमारे पास बिजनेस मॉडल के स्टेजेस होते हैं? स्टेप्स कितने थे? 5. 5। पहला Determination of vision, mission, business model, business definition, और goal and objective. परफेक्ट। सेकंड स्टेज Analysis of external environment, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिलेगा? opportunity and threat. हमें कैपिटलाइज किसको करना है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को? Opportunity को, और न्यूट्रलाइज किसको करना है? threat को. तो पहला डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड स्टेज पे एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और अब थर्ड स्टेज पे Analysis of internal, इस पे क्या मिलेगा हमें? strength और weakness. स्ट्रेंथ और वीकनेस। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद दुकान थोड़ी खोलनी है। चलो strategy develop करनी पड़ेगी. हमें क्या develop strategy Very good. and choose the best. डेवलप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट स्ट्रैटेजी। और लास्ट में अब हम क्या करेंगे? Implement the chosen strategy, Very feedback, evaluation and implement control system. क्या यही किया हमने? और ये किसने दिया है ये मॉडल? ये मॉडल फ्रेड आर डेविड. फ्रेड आर डेविड ने। सही भैया देंगे प्लीज, एक दोनों जिन्होंने माइक लिया ना। समझ में आ गया? इसको अब नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको। और अगर जब भी आपको बुक्स मिल जाएं तो प्लीज़ आप लिख लो, इसको लिख लो और वहाँ पे फिर वापस से नोट डाउन कर लेना, जैसे खुद लर्न किया उस हिसाब से। देख के मत करना, या अगर पेज पे लिख रहे हो तो पेज पेस्ट कर लेना। चलो ऑनलाइन से भी आंसर्स आए हैं मेरे पास, वेरी गुड। डिजिटल फैक्ट GS5DP, ओके। प्लीज़ अपने नाम से आ जाओ, ऐसा लग रहा है मैं कोई AI मॉडल पढ़ रही हूँ, ठीक है। बट यस, आंसर करेक्ट है, डिजिटल फैक्ट GS5DP आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऑनलाइन जल्दी से गिव मी अ थम्स अप। ये प्लीज़ बेटा नोट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, इसको प्लीज़ ऐसे मत जाने दो, पेपर आपका लिखने वाला है। सिर्फ लर्न करके, अभी लर्न हो गया वेल एंड गुड, बाद में भूल जाएंगे, इसको लिख लीजिए। सो अब हम कल से बेसिकली वील स्टार्ट यूनिट 2। पहले हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, 1 नहीं करेंगे। सेकंड यूनिट में वील स्टार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कल की ही क्लास में मैं लूँगी, जो 101% एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लास में लर्न करके जाएंगे। मैम मेरी चॉकलेट, आपको आना पड़ेगा डिजिटल फैक्ट GS5DP, ठीक है, आपको आना पड़ेगा। चलो इशारों में ऑनलाइन बताओ, थम्स अप, स्माइली, कुछ हिंट दे दो कि आपको समझ में आया, आपको मेरी मधुर वाणी पसंद आई। मेरी मधुर वाणी मिस की किसी ने? है की? बताओ ना, सच्ची सच्ची की ना? जिसने हाँ बोला ना वो मेरे दिल के बहुत करीब बच्चा है। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।